हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथिया क्लासेस। और आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन यूनिट की पहली 2 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। अब हम हमारे चैप्टर 3 पर आते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो यूनिट हमें कवर करनी है, इसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में हमें रिप्रोडक्शन ह्यूमन्स में कैसे होती है, उन सभी प्रोसेसेस को डिटेल में कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है जिसमें इस चैप्टर के जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो मेंशन है। सबसे पहले हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे क्या होगा। फिर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, यानी मेल में एग कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, मेल में स्पर्म कैसे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। यहाँ पे मैंने सिर्फ की कॉन्सेप्ट्स की आपको लिस्ट दी है कि ये टॉपिक्स हमें इसमें कवर करते हुए चलने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ध्यान रहे कि जो ह्यूमंस हैं उनके लिए मैं 2 वर्ड बोल रही हूँ। एक है यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। एंड देन देयर इज़ विविपेरस। ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके यंग वन कैसे होते हैं, उनके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं और विविपेरस होते हैं जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं। तो जो ह्यूमन है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं और विविपेरस होते हैं। तो इनके जो मेजर रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को हम इन 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जैसे नाम से पता चल रहा है, जेनेसिस किसी भी चीज़ के पीछे आता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। और आगे आ गया गैमीट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स होंगे स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स होंगे ओवम। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा सेकंड है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यह है इंसेमिनेशन। थर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सो दैट दे कैन प्रोड्यूस जाइगोट। नेक्स्ट है हमारा जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है, जेस्टेशन वो टाइम पीरियड है जहाँ जो हम 9 मंथ्स का टाइम पीरियड बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में जेस्टेशन पीरियड होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कंसेप्शन से लेकर के, मतलब कंसीव करने से लेकर के बर्थ तक, या फिर पूरी जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, या फिर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड है, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, उस पूरे पीरियड को, यूट्रस में जब वो डेवलप करे उस पूरे टाइम पीरियड को हम बोल देते हैं जेस्टेशन पीरियड, जो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। ह्यूमन्स में जो है ये 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी और द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये है पार्चुरेशन। ठीक है, अब हम हमारे सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले मैं डायग्राम में जो जो पार्ट्स हैं उनको आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हमें एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रोटम, बैग लाइक, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टेस्टिस नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक कवरिंग का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम एपिडिडमस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारी वासा डिफरेंस वाली जो है, वासा डिफरेंस है, इसका पार्ट का नाम है, ये कॉइल करके मूव करना स्टार्ट करती है। यहाँ पे इसको सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन मिलती है। ठीक है, तो इधर जब इसके अंदर सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन आ जाती है तो इसे हम एक नाम दे देते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो पीनस से होती हुई बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ पर ये यूरेथ्रा हो गया, ग्लैंड स्किन, फोरस्किन हो गया। जब इजैक्यूलेटरी डक्ट है इसमें सिक्रीशन जो है सेमिनल वेसिकल की आ रही है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये जनरल डायग्राम है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आपको बनाना होता है। अब इसके एक एक पार्ट को मैं डिटेल से पढ़ाना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है हमारा स्क्रोटम, जो आपने पीछे देखा था बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो स्क्रोटम है ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी डार्कली पिगमेंटेड होता है। ठीक है, तो ये जो इसकी जो स्किन है वो काफ़ी डार्क होती है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होती है।
ठीक है। और इस स्क्रोटम के अंदर 2 सैक होते हैं, ठीक है, 2 सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है और हर एक सैक के अंदर क्या होता है, एक टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्क्रोटम है और इसके अंदर हमें इधर से एक टेस्टिस नज़र आ रही है, दूसरी साइड इसकी 2 टेस्टिस हैं। तो जो स्क्रोटम है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 2 सैक्स होते हैं और हर सैक के अंदर एक टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस का जो टेम्परेचर है स्क्रोटम में वो लगभग 2 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि एक जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर जो चाहिए वो तभी मिलता है जब बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर लोकेटेड है। अगर आप डायग्राम में एक बार फिर से देखोगे तो ये जो है बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं है, ये बाहर का पार्ट है। तो इसका रीज़न क्या हुआ है कि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से लेकर के 5 या फिर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे, ठीक है, क्योंकि वो एक आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म इन देयर। अब ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमेन या फिर जो पेल्विक कैविटी होती है, जो लोअर बॉडी की जो पोर्शन होता है उससे कनेक्टेड होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर से जिसे हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल्स, ठीक है। आप फिर से यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो स्क्रोटम है ना, ये जो स्क्रोटम है ये पेल्विक कैविटी से कनेक्ट कैसे होता है, एक स्ट्रक्चर की हेल्प से, और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, इंग्विनल कैनाल्स, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रोटम के बाद हम हमारे सेकंड पार्ट पर आते हैं जो कि है टेस्टिस, जो आपने देखा था कि स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ये जो है एक पेयर में होती है, यानी कि 2 टेस्टिस हैं। इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन प्रेजेंट इन स्क्रोटम, ठीक है। अब होता क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस और स्क्रोटम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं गुबरनैकुलम, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये स्क्रोटम को और टेस्टिस को कनेक्ट करने वाला एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया है गुबरनैकुलम, ठीक है। एक टेस्टिस का जो नॉर्मल साइज़ है वो 2 से लेकर के 3 × 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसकी जो शेप है वो ओवल होती है और ये जो टेस्टिस है इसको कवर करने के लिए 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसके टेस्टिस के कवर के लिए 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। पहली लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजिनालिस, ये जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फिर ये है आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो है ये मिडल लेयर है, और इसके बाद है ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ये जो है इनर लेयर है, ठीक है। कैसी लेयर है, इनर लेयर है। ध्यान रहे हर जो टेस्टिस है उस टेस्टिस को मैं लगभग 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। हर एक कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उस हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर जो आपने ये टेस्टिस देखी है ना, इस टेस्टिस का मैं आपको एलएस दिखाने वाली हूँ। एलएस का मतलब क्या है कि ये अगर हमारी टेस्टिस है तो इसका ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो 250 कंपार्टमेंट है उसमें हम हर एक सिंगल कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसके अंदर 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसकी जो वॉल होती है ये जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है, और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये माइटोसिस के बाद स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करता है। स्पर्मेटोगोनिया एक तरीके से स्पर्म मदर सेल होता है, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये बाद में जब डिवाइड मल्टीप्लाई करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, तो ये सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है और फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं यही एंड में जाके स्पर्मेटोज और स्पर्म को राइज करते हैं, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं। अब इसका ये जो डिटेलिंग है कि प्राइमरी से सेकेंडरी ये सब कैसे जा रहा है, ये जब आप लोग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ोगे तो उस प्रोसेस के अंदर आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार सबसे पहले आपको टेस्टिस का एलएस दिखाती हूँ, ताकि टेस्टिस का एलएस देख के उसके अंदर क्या क्या
स्ट्रक्चर्स है वो आपको पता चले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जब हमने टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया है तो इसके अंदर ये जो कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये हैं वो 250 कंपार्टमेंट्स, और इन हर कंपार्टमेंट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नज़र आ रही होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही वो जर्मीनियम एपिथेलियम होता है जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया बनाता है माइटोसिस के बाद, और फिर स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के एंड में हमें क्या मिल जाता है, स्पर्म या स्पर्मेटिड्स, ठीक है। जो मैंने बोला था कि टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नज़र आ रही है, ट्यूनिका वेजिनालिस नज़र आ रहा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा नज़र आ रहा है। तो आउटर इनर मिडल के अकॉर्डिंग ये लेयर नज़र आ रही है। ये जो कंपार्टमेंट है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, नाम जो सेपरेटेड है उनको हमने बोला एक सेप्टा से सेपरेट है, सिंपल, जिसको हमने बोला सेप्टम ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये इस पोर्शन पे आके काफ़ी ज़्यादा फाइन नेटवर्क बना रही हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड हो रही है। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं रीटा टेस्टिस। क्या नाम देते हैं, रीटा टेस्टिस, ठीक है। और ये जो रीटा टेस्टिस आगे बढ़ती है तो आगे जो स्ट्रक्चर है यहाँ से जब ये निकलती है तो इसे हम बोल देते हैं वासा एफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। और इस वासा एफ्रेंशिया के बाद हमारा एपिडिडाइमस शुरू हो जाता है। एपिडिडाइमस के भी फर्दर पार्ट्स हैं जो क्या, जैसे एपिडिडाइमस हो गया, कोडा एपिडिडाइमस हो गया, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। और फिर उसके बाद वासा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने आपको बताया वासा एफ्रेंस, रीटा टेस्टिस, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो बस आप लोगों को फिलहाल इस स्लाइड के लिए ये समझ आना चाहिए कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं हर सिंगल टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और उन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं जिनके अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रहे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम नाम देते हैं सर्टोलाई सेल्स, ठीक है। ये जो सर्टोलाई सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म डेवलप होता है तो उसको न्यूट्रिशन जो है ये सर्टोलाई सेल्स ही प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये सर्टोलाई सेल कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। पहले हार्मोन का नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं ABP। इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, एक जगह पर एक्यूमुलेट कराना, ठीक है। दूसरा क्या है, ये ही एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है इनहिबिन, ठीक है। और इनहिबिन का काम होता है जो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके सिंथेसिस को सप्रेस करना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इसको मेंशन किया है, आगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और वो कैसे हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, उसको हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये सब समझ आएगा। ये एक स्टोरी की तरह समझना है तो बेटर समझ आएगा। अभी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो टेंशन मत लो, 2-3 स्लाइड्स के बाद समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सर्टोलाई सेल्स के अलावा भी क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस रह जाते हैं ना, जो रीजन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के जो रीजन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन स्पेशलाइज सेल्स को हम या तो नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। और ये जो लेडिक सेल्स हैं ये भी टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं और बाकी एंड्रोजन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो मेल हॉर्मोन्स होते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है वो सबसे मेन जो प्राइमरी एंड्रोजन बोलते हैं ना वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं जो है मेमेलियन टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप जब उसको कट करोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले कि ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, ठीक है। ये हमारी क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो अब ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसकी जो आउटर लेयर है उसको हमने बोल दिया जर्मिनल एपिथेलियम, या फिर एक तरीके से हम उसको बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है आपको, जो ये इलोंगेटेड एम्बेडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, जो सेल ऐसे लग रहा है कि मेम्ब्रेन अंदर एम्बेडेड हो रही है, ये हैं हमारे सर्टोलाई सेल्स, जिनका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आपको कुछ ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं हमारे लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी देख सकते हो, ब्लड वेसल्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम एक बार ये देखते हैं कि हमारे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो ये देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके जो सेल्स हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम के होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ सेल जो होते हैं वो स्पर्म मदर सेल की तरह एक्ट करते हैं लार्ज साइज गेन करके, जिन्हें हम बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और ये डिप्लॉयड होते हैं 2n। ठीक है, माइटोसिस के बाद क्या होता है कि इनमें से एक, जैसे एक स्पर्मेटोगोनियम जो है, ठीक है, होता है तो सबके साथ है, लेकिन हम एक का एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनियम जो है ग्रोथ फेज में जाता है और जब वो ग्रो करता है तो वहाँ पर वो डेवलप हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। ठीक है, और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करता है तो ये बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और मियोसिस 2 करता है तो बन जाता है स्पर्मेटिड्स में। ठीक है, और बाद में ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये राइज करती हैं स्पर्म्स को, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यहाँ पर अगला एक मैं आपको यहाँ डायग्राम शो करती हूँ, इसमें इधर है नहीं, जिसमें आप लोगों को एक्चुअली वो जो डायग्राम है वो आगे जब हम पढ़ेंगे ना स्पर्मेटोजेनेसिस तो उसमें क्लियर हो जाएगा, तो आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगा कि कैसे स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, फिर कैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है। जैसे आप देख सकते हो ये स्पर्मेटोगोनियम है, जहाँ पर मैं अभी कलर रख रही हूँ, देखना ये जो है हमारा सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को राइज दिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड्स, और ये जो है स्पर्मेटोजोआ, जो आपको ऐसा और थोड़ा ऐसे लॉन्ग सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, कुछ हेड सा है और फिर लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है, वो है हमारा स्पर्मेटिड। ठीक है, अब ये जो है मेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये कैसे हार्मोन इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए ये चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH हार्मोन रिलीज करता है, ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, LH और FS। LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए हम इसे एक और नाम दे देते हैं ICHS, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स एक्चुअली कौन से हैं, लेडिक सेल्स, तो उनको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को हमने नाम दे दिया ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जाके सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा। तो लेडिक सेल्स और सर्टोलाइज सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेस्टिस में। तो होता क्या है, लेडीज सेल जो है इन रिटर्न किस हार्मोन को रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सर्टोलाइज सेल्स है ये भी क्या करें, जो सर्टोलाइज सेल्स हैं ये भी एक तरीके से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन को। और जो सर्टोलाइज सेल्स है ये एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि है हार्मोन इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन का काम क्या होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टॉप करना है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो ये जो इनहिबिन है ये ऊपर जो है नेगेटिव फीडबैक लेके जाता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि पूरा प्रोसेस जिस एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ होने के लिए चलता आ रहा है, उसी हार्मोन का जो है मतलब वो हार्मोन और सिक्रीट ना हो, तो उसके लिए जो है वो फीडबैक लेके जाता है। ठीक है, और ये ऊपर फीडबैक लेके जाएगा इनहिबिन, तो ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या होएगा। अच्छा एक बात ध्यान रहिए, इस यहाँ पे जो मैंने टर्म बोली है ना नेगेटिव फीडबैक, वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक अलग चीज़ होती है। नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि जब कोई हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा अमाउंट रिलीज हो गया और अब टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, तो टेस्टोस्टेरोन का एक्सेस अमाउंट ही एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करे और आगे प्रोसेस को ना होने दे, वो होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये नेगेटिव फीडबैक नहीं है क्योंकि इसमें अलग से एक हार्मोन है उसको सप्रेस करने के लिए, जो कि है हार्मोन इनहिबिन। ठीक है, तो ये जो है ऊपर आप देख सकते हो जो डार्कली कलर के जो डार्कली स्टेन्ड एरोज जो दिख रहे हैं ना आपको, वो ऊपर क्या है, फीडबैक लेके जा रहे हैं, उसको सप्रेस करें, इनहिबिट करें कि आगे प्रोसेस नहीं चाहिए। और वो कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर या तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर रिएक्ट करो या फिर जाके हाइपोथैलेमस पर एक्ट करो कि भाई अब आगे ये हार्मोन नहीं चाहिए, तो वो अपने GnRH FSH LH को अगर स्टॉप कर देंगे तो फिर आगे भी जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद
हम लोग अभी जो है टेस्टिस के पार्ट्स को ही कवर करें। मैंने आपको बोला था कि टेस्टिस के जस्ट ऊपर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो एक एंड पे क्लोज होती हैं और दूसरी साइड पे आके वो एक नेटवर्क साथ ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है, एक नेटवर्क ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो नेटवर्क है इसे हम बोलते हैं रीटा टेस्टिस, और ये रीटा टेस्टिस से बहुत सारी फाइन डक्टल्स निकलती हैं जो लगभग एक टेस्टिस से 7 से 10 होती हैं नंबर में। ठीक है, और ये जब निकलती हैं तो ये निकलने वाली टेस्टिस को हम नाम देते हैं वॉसा एफ्रेंशिया। ठीक है, तो ये रीटा टेस्टिस क्या होता है पता चल गया, और वॉसा एफ्रेंशिया क्या होता है पता चल गया। ठीक है, टेस्टिस के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि जो टेस्टिस है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। डुअल फंक्शन मतलब दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर ही रहा है, यानी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सिक्रीशन ऑफ मेल हॉर्मोन्स भी होता है। ठीक है, क्योंकि जो टेस्टिस है वो मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह को भी रिलीज करवाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए। इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो हम पढ़ रहे थे उसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, है ना, स्क्रोटम पढ़ लिया और टेस्टिस पढ़ लिया। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं जो कि है एपिडिडमिस। ठीक है, इसको एपिडाइडमिस भी पढ़ सकते हो, एपिडिडमिस भी पढ़ सकते हो, इट इज़ अप टू यू। एपिडिडमिस जो है ये एक मास है काफ़ी लॉन्ग और नैरो, बहुत ही क्लोजली कोल्ड ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो एपिडिडमिस को कि जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर वो कितनी क्लोजली कोल्ड है, काफ़ी लंबी भी है, नैरो भी है। ठीक है, और ये जो है एपिडिडमिस ये कहाँ से मिल रहा है, जब वॉसा एफ्रेंशिया की ट्यूब्यूल्स जो है ना वो इसको राइज करते हैं, जब वो फ्यूज करती हैं तो वहाँ से एपिडिडमिस बनता है। ठीक है, इस एपिडिडमिस के जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं। कैपिट एपिडिडमिस, ठीक है, ये जो कैपिट एडमिस है ये अपर पार्ट है, जो आप यहाँ पर डायग्राम में इधर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इतना एपिडिडमिस के 3 पार्ट्स पढ़ना इतना डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, अगर कोई नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैपिट एपिडिडमिस जो है वो इसका अपर पार्ट होता है। उसके बाद आता है कॉर्पस एपिडिडमिस जो इसका मिडल लॉन्ग पार्ट है, और फिर आता है कॉर्डल एपिडिडमस या फिर कॉर्डल एपिडिडमस जो कि इसका लोअर पार्ट होता है। ठीक है, एपिडिडमस का फंक्शन क्या होता है कि जो एपिडिडमस है वो स्पर्म को स्टोर करके रखता है और स्पर्म के नरिशमेंट के लिए एक फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये एपिडिडमस का काम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर ऑर्गन का मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हर ऑर्गन का, हर स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो एपिडिडमस का फंक्शन और उसके सब पार्ट्स आपको ने पढ़ लिए। इसके बाद एपिडिडमस के बाद अगला पार्ट हमारा क्या आ रहा है, वॉसा डिफरेंस, क्योंकि रीटा टेस्टिस और वॉसा एफ्रेंशिया तो हमने टेस्टिस के अंदर ही पढ़ा है। एपिडिडमस हमने एज अ थर्ड पार्ट पढ़ा। अब फोर्थ पार्ट पे हम आ जाते हैं वॉसा डिफरेंशिया। ठीक है, वॉसा डिफरेंशिया क्या होता है, ये एक पेयर में होता है। ठीक है, और ये जो है कॉर्डल एपिडिडमस जो कि क्या था, लोअर पार्ट था, वहाँ से अराइज होता है और ये पूरा यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर जाके जो है ना एक लूप फॉर्म करता है और फिर बाद में जाके सेमिनल वेसिकल से जुड़ के इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट कोई सिंपल डक्ट है जो वासा डिफरेंशिया की जो डक्ट चल रही है उसी डक्ट में जो है ना सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंशिया की जब कोई भी सिक्रीशन आ जाती हैं, ठीक है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं तो हम उसको एक अलग से नाम दे देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं ये जाकर ओपन होती हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। किस में ओपन होती हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार डायग्राम में देख सकते हो, ध्यान से देखना। हम लोगों की जो भी वासा डिफरेंस की ये जो यहाँ पे चल रही है और ये इधर से जब डक्ट हमारी शुरू होती हैं, ठीक है, इस डक्ट को जिसको हमने नाम दिया इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट कब बन गई, जब इसके अंदर सेमिनल वेसिकल की और वासा डिफरेंशिया का जो भी सिक्रीशन प्रोडक्ट था वो ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे जो कि है हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, एक कॉमन पाथवे है यूरिन के फ्लो के लिए और सीमेन के फ्लो के लिए, जो कि यूरिनरी ब्लेडर से अराइज होता है और बाद में नीचे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहला पार्ट जो है इसका वो है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो है यूरिनरी ब्लेडर से अराइज होता है और इसको कौन सा ग्लैंड सराउंड करता है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसने यूरिनरी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को सराउंड किया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या होता है, ये जो है एक्चुअली में प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा के बीच में प्रेजेंट होता है, तो उनको कनेक्ट करता है ये। और
थर्ड है हमारे पास पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा क्या है, ये जो है ये यहाँ पर पीनस में लोकेटेड होता है, इसलिए इसको पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा यूरेथ्रा का पार्ट। दूसरा, अब हम इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं जो कि है पेनिस। ठीक है, पेनिस जो है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। फीमेल में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो अलग पूछा जाएगा, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है वो अलग पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो है 1 मार्क्स में आते हैं इसके अंदर सीधा। ठीक है, तो जो पेनिस है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का। ठीक है, और ये जो है बॉडी के बाहर ओपन होता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के सहारे। किसके सहारे? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, मतलब यूरिन भी और जेनेटिकली जो कॉम्बिनेशन है रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, क्या सीमन है स्पर्म है उससे। ठीक है, तो पीनस में दोनों के लिए एक ही ऑर्गन प्रेजेंट है मेल्स में। ठीक है, फीमेल में जो है जेनेटिकल पर्पज से जेनेटल जो सिक्रीशन है उसके लिए अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यूरिन पास करने के लिए अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन मेल में एक ही है जो कि पीनस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 3 सिलेंड्रिकल मासेस होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के, जो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। ये जो है यहाँ पे आप पेनिस का TS देख सकते हो। 2 तो स्ट्रक्चर हैं, 2 डोर्सल कॉर्पोरल कैवर्नोसा होता है और एक होता है वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोस्पर्म। ये जो स्पॉन्जियोस्पर्म है ये पिनाइल यूरेथ्रा की, मतलब पीनस की पूरी लेंथ में जो है वो प्रेजेंट होता है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, स्ट्रक्चर जो हैं जैसे कॉर्पोरस स्पॉन्जियोस्पर्म हो गया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया, ये सब इतना डिटेल में NCERT में मेंशन नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप NCERT रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो NCERT में नहीं मेंशन है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बेटर कॉम्प्रीहेंशन के लिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आप में से अगर कुछ बच्चे जो है जो नीट के लिए प्रिपेयर करें तो उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल, तो इसलिए मैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें वो जब आप NCERT पढ़ोगे या जो मेरे नोट्स पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो इतना डिटेल में मत जाना, जो मेन चीज़ें हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रहे जो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि जो पेनिस का जो एनलार्ज पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। आई वुड लाइक टू गो ऑन द प्रीवियस स्लाइड जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो एनलार्ज पार्ट है इसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक फोर स्किन, एक काफ़ी डार्कली पिगमेंटेड स्किन की कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मुझे प्रीप्यूस बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इरेक्शन दीज 3 बंडल्स ऑफ द टिश्यू दे आर फिल्ड विद ब्लड। ठीक है, और उसी वजह से इरेक्शन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी एक्सेसरी, यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ ये, एक्सेसरी ग्लैंड्स पर। ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, सबसे पहला है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ सेमिनल वेसिकल के साथ। ये जो है एक पेयर में है और सेमिनल वेसिकल का फॉर्म होती है जो कि इट गेट फ्यूज विद वासा डिफरेंस और फिर ओपन होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। पढ़ा था ना इजैकुलेटरी डक्ट में किस किस की सिक्रीशन होती है, वासा डिफरेंस की और सेमिनल वेसिकल की। तो सेमिनल वेसिकल एक पेयर में प्रेजेंट ऐसी वेसिकल्स हैं जो वासा डिफरेंस के साथ फ्यूज़ होकर इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती हैं। सेमिनल वेसिकल जो है एक एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जो कि सीमन का 60% वॉल्यूम का पार्ट होता है। मतलब सीमन की 100% वॉल्यूम में से 60% जो पार्ट है वो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीट की हुई एल्कलाइन सिक्रीशन है। ये जो सिक्रीशन है जो एल्कलाइन है ये बेसिकली एसिडिक मीडियम जो होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का उसको न्यूट्रलाइज करती है। इसके अलावा मेल यूरेथ्रा के अंदर भी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, अदरवाइज जो स्पर्म है वो मर जाएगा। मान लो कि कॉपुलेशन के बाद स्पर्म हैज एंटर्ड इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट का जो pH है वो एसिडिक होता है, तो अगर वहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एल्कलाइन चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, स्पर्म मर जाएंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन कभी होगा ही नहीं। तो उसके लिए सेमिनल वेसिकल जो है एक एल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं ताकि जो स्पर्म है वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सिक्रीशन है ये स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। ओके, और सेकेंड
नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड ग्लैंड. आवर सेकंड ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ लार्ज ग्लैंड विच सराउंड्स द यूरेथ्रा. ठीक है. और इसकी जो सिक्रीशन है वो मिल्की होती है और स्लाइटली एसिडिक होती है. पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 होता है इसका. और इसके अंदर एक अलग से एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड. ठीक है. और ये जो सिट्रिक एसिड है ये एक स्पर्म न्यूट्रिएंट है. ठीक है. स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला एक कंपोनेंट है सिट्रिक एसिड. तो इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू दी स्पर्म. Now let's come to our third gland, which is bulbourethral gland, and this bulbourethral gland is also known as Cooper's gland. ठीक है. Now it is also in one pair and these are present on either side of membranous urethra. ठीक है. जो bulbourethral gland है जो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है membranous urethra के. ठीक है. ये भी एक एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करता है जो कि मेल यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म इजैक्यूलेशन होने से पहले जो पीएच है वो मेंटेन रहे, जो चाहिए डिजायर्ड पीएच मेंटेन रहे. ऑल्सो दिस सिक्रेशन हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन. तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए जो है बल्बोरेथरल ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो रिलीज होती है. इसके अलावा इट ऑल्सो पोजेसेस सम फेरोमोन्स फॉर सेक्शुअल अट्रैक्शन. फेरोमोन्स हमने पढ़ा होगा, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो सेक्शुअल अट्रैक्शन के लिए रिलीज होते हैं. तो ये सब कौन कर रहा है? बल्बोरेथरल ग्लैंड कर रहा है. ठीक है. अब ये ध्यान रहे इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिलकर और स्पर्म ऐड होके. ठीक है. सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स constitutes semen after mixing with sperm and secretion of these glands is collectively known as seminal plasma. तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा. तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ये फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, सिट्रिक एसिड्स में और बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? PROSTA, प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये एक्चुअली में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं. यूट्राइन यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है यूट्रस, उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि स्पर्म की मूवमेंट ईजी हो. ठीक है. और लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आर इजैक्यूलेटेड इन वन इंसेमिनेशन. ठीक है. और जो पीएच होता है उसका वो अप्रॉक्सीमेटली एल्कलाइन होता है एंड इट इज़ 7.35 to 7.5. हमने जब इसके कॉम्पोजिशन की बात की तो मैंने आपको बताया कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर जो है कैल्शियम है, सिट्रिक एसिड है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और होता है फ्रक्टोज. ठीक है. This fructose which is produced by the seminal vesicle, it is not present anywhere else in the body. ठीक है. बॉडी में कहीं पर और नहीं मिलता है. इस मतलब अगर जो फ्रक्टोस है वो बॉडी में कहीं पर भी नहीं मिलता है सिवाय इसके. ठीक है. तो सिवाय सेमिनल प्लाज्मा के फ्रक्टोज जो है बॉडी में कहीं नहीं मिलता. देयरफॉर इट प्रोवाइड्स ए फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप. Because the presence of fructose in the female genital tract, it confirms the sexual intercourse, right? अगर फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जो है फ्रक्टोज डिटेक्ट होता है, इट मीन्स सेमिनल प्लाज्मा डिटेक्ट हो रहा है. इट मीन्स कि ये जो है कॉपुलेशन हुआ है यानी उसको कंफर्म कर देता है. तो इसलिए इसको फोरेंसिक्स में एज अ टेस्ट वो रेप विक्टिम्स यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो इसके साथ ही हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है और कुल मिला के हमारा जो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फिनिश हो जाता है. अच्छा, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है वो मैं आपको एक बार जनरलाइज करके बताती हूँ कि क्या क्या फंक्शन है. सबसे पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं किसके? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पर्म. दूसरा क्या होता है? मेल के जो हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, वो कौन सिक्रेट करे? लेडिक सेल्स. तो ये भी कहाँ होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. और इसके अलावा स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जो कॉपुलेटरी ऑर्गन चाहिए पीनस, वो भी कहाँ मिल रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन जो हैं फंक्शंस हैं. ठीक है. तो आई होप कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको समझ आ गया होगा. अब इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसका भी आप डायग्राम में देख सकते हो. ओवरी है, इसके अलावा यूट्राइन कैविटी है, फलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, वेजाइना है, यूट्रस है.
इन सबको अब हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का वो ओवरीज़ है। उस पे जाने से पहले वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जनरल क्या है, वही है कि भाई इसके अंदर जो है ये कहाँ लोकेटेड होगा। सबसे पहली बात तो पेल्विक रीजन में लोकेट है, और इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब जो हैं इसके पार्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम मेमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट को भी रीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से हम इसको, इसमें वो इंक्लूड नहीं है लेकिन इसके प्रोसेस को एड करता है, तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरी से शुरू करते हैं। जो ओवरी है वो कैसा है, किस में प्रेजेंट है, एक पेयर में प्रेजेंट है, एंड इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। मेल में क्या था, टेस्टिस, और फीमेल में क्या है, ओवरीज। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल यानी पेल्विक कैविटी में। इसका साइज़ 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा इसकी जो शेप है वो ओवल शेप होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रहे, ओवरी को यूट्राइन की वॉल से कनेक्ट करने के लिए एक ओवेरियन लिगामेंट होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओवरी को यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को मैं क्या मतलब साइंटिस्ट ने नाम दिया है मीजोवेरियम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मीजोवेरियम नहीं, दिस ओवरी, ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स एंड ओवा, दैट मीन्स एग, ठीक है। अब ये जो ओवरी है इसके ऊपर भी 3 मेम्ब्रेनस लेयर की कवरिंग होती है। सबसे पहली लेयर है विसरल पेरिटोनियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, फिर है जर्मिनल एपिथेलियम जो कि मिडल लेयर है, और फिर उसके बाद है हमारे पास ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि हमारी इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और ये जो है ओवेरियन स्ट्रोमा को सराउंड करती है। होता क्या है, ये ओवरी है, इस ओवेरी का जो आउटर पोर्शन है ना, ठीक है, जो इसका आउटर पोर्शन होता है जो कि एक काफ़ी डेंस आउटर लेयर है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसका जो इनर पोर्शन है जो कि लेस डेंसर है, उस इनर पोर्शन को हम बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो एक्चुअली किसको सराउंड करी है, स्ट्रोमा को, ठीक है। अब मैंने टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन कट किया, जैसे हमने टेस्टिस बोल रही हूँ, टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन कट किया वो हम रीड कर चुके हैं। अब ओवरी के ट्रांसफर सेक्शन की बात हो रही है। डायग्राम को ध्यान से देखना और जो मैं बोलती जाऊँ उसको सुनते जाना। इट इज़ कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेनस लेयर जो हम अभी पढ़कर आए हैं, विसरल पेरिटोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। नाउ दिस ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवेरी का जो स्ट्रोमा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। किस किस में डिवाइड किया हमने इसको, कॉर्टेक्स और मेड्यूला में। ये जो था ओवरी, ये ओवरी का स्ट्रोमा, ठीक है। ये है आउटर मोस्ट डेंस लेयर कॉर्टेक्स, और उसके बाद है इनर मोस्ट अ लिटिल लेस डेंसर लेयर या पोर्शन मेड्यूला, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी oocyte is present in primary follicle which further matures into secondary, tertiary, Graafian follicles respectively। अब सबसे पहले ये देखो, जब मैंने ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन कट किया है तो ओवरी के ट्रांसफर सेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स जैसे जैसे फीमेल ग्रो करती हैं ये भी ग्रो करते हैं। ये किस में बन गए, ये बन गए ग्रोइंग फॉलिकल्स। उसके बाद ये बन गए मैच्योर होते होते मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आ गया। अब देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम एक्चुअली में हमें पूरी ग्रोथ दिखा रहा है किसकी, कि जैसे हम लोग मेल में पढ़कर आए थे, स्पर्मेटोगोनिया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ और स्पर्म बना, वैसे ही हमें ओवरी में देखना है कि कैसे oogonia से हमें एंड में ओवा या एग रिसीव होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को कॉम्प्रीहेंड करना है यहाँ पे, लेकिन जब मैं oogenesis बताऊँगी तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जो मैं बताती जाऊँ उसको सुनते जाना है, ठीक है। होता क्या है, जैसे स्पर्म वाले में क्या हुआ था कि स्पर्मेटोगोनिया जो था क्या, जर्मिनल एपिथेलियम के कुछ जो सेल थे वो एनलार्ज होकर जो थे स्पर्म मदर सेल यानी
स्पर्मेटोगोनिया बन गए थे। सिमिलरली इसके अंदर भी ओवरी के जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके कुछ सेल्स जो हैं वो एनलार्ज होके जो है ऊगोनिया बन जाते हैं। ठीक है, ये जो ऊगोनिया है ना, ये फीटल कंडीशन में बनते हैं, यानी कि जब जो फीमेल है वो अपने फीटस में होगी ना, ठीक है, तब ये ऊगोनिया बन चुके हैं। तो बर्थ के बाद, ठीक है, कोई भी नया ऊगोनिया नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं जो अभी मान लो 18 ईयर्स की है, तो इसका मतलब ये है कि अब जितने भी ऊगोनिया उसकी बॉडी में प्रेजेंट है वो अब भी नहीं बने हैं। जब वो अपनी फिटस में थी ना, ठीक है, अपनी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब वो अपनी फिटल कंडीशन में थी, उस टाइम पे जितने उसके पास थे उतने ही अब हैं। बर्थ के बाद नया कोई ऊगोनिया ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो जो ऊगोनिया है वो एक तरीके से एग मदर सेल्स हैं। वो करता क्या है कि ऊगोनिया माइटोसिस से डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है। उनमें से क्या होगा, कोई भी एक जो होता ये हर ऊगोनिया के साथ है, लेकिन मैं कोई भी एक ऊगोनिया लेके चलती हूँ जो कि ग्रो करता है और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है। कौन से सेल्स की एक लेयर बनती है? ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, ये हम उस लेयर को प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो एक्चुअली में प्राइमरी फॉलिकल क्या है, अंदर प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte और उसके चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, और उसने कंपाइल करके हमने उसको बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स आर डीजेनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो बर्थ के टाइम पे जितने भी ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ऊगोनिया जितने प्रेजेंट थे ये प्रेजेंट थे, लेकिन प्यूबर्टी तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे इसमें से डीजेनरेट कर जाते हैं, और ऐसा आता है कि प्यूबर्टी की स्टेज पे लगभग 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं हर इंडिविजुअल ईच ओवरी में बचते हैं। ठीक है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है इसके ऊपर जब और ग्रैनुलोसा लेयर्स डिपॉजिट होना शुरू करती हैं, यानी ये और ग्रो करना शुरू करता है, तो ये हमें राइज देता है सेकेंडरी फॉलिकल को। ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ना, ये एक्चुअली में इसकी स्टेजेस का ही नाम है। तो यहाँ से हमें राइज मिलता है सेकेंडरी फॉलिकल का। ठीक है, और इस सेकेंडरी फॉलिकल पे जब और ग्रैनुलोसा लेयर एक्यूमुलेट होने लग जाती है तो हम इसे नाम देते हैं टर्शरी फॉलिकल। क्या नाम देते हैं? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, और ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये जब मैच्योर हो जाता है तो इसको हम एक अलग से नाम दे देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। मैं यहाँ पे आपको एक बार ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे जो भी oocyte है, प्राइमरी oocyte वो प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट है जोना पेलिसिडा की, और ये जो सारे जो लेयर जो सेल आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ठीक है, अब इसमें सुनते जाना, ये है पूरा एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, इसके अंदर एक कैविटी होती है जो कि एक फ्लूइड से फिल होती है। उस कैविटी को हम नाम देते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम। ठीक है, इस कैविटी का नाम क्या है? फॉलिक्यूलर एंट्रम। और ये जो फॉलिक्यूलर एंट्रम है ये एक फ्लूइड से कवर होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ओवरी देखती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ओवरीज देख रही हूँ और यहाँ पे मुझे फॉलिकल्स अलग अलग कंडीशन में नजर आएंगे, कहीं पे प्राइमरी दिखेगा, कहीं पे सेकेंडरी दिखेगा, कहीं पे मैच्योर दिखेगा, तो मुझे देख के कैसे पता चलेगा कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है? ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हो साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की पहचान क्या है कि उसके अंदर, ठीक है, एक मैच्योर फॉलिकल के अंदर हमें बहुत ही प्रोमिनेंट जो है एक कैविटी नज़र आती है जिसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एंट्रम, जो कि एक फ्लूइड से भरी होती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी कॉर्टेक्स के अंदर हमें बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स नज़र आते हैं जो कि डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में हैं। ठीक है, अब एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर, यानी एक मैच्योर ग्राफियन जो फॉलिकल है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम को ज़रूर देखना, जो मैं बोलूँ उसे सुनते जाना। ठीक है, एक फॉलिकल के अंदर एक oocyte प्रेजेंट है जिसके चारों तरफ एक होमोजीनस मेम्ब्रेन की कवरिंग है जिसे हमने बोला है जोना पेलिसिडा। ठीक है, होता क्या है, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब एक सिंगल लेयर डेवलप हो जाती है तो वो जो सिंगल लेयर है
वो किसकी होती है, ग्रैन्युलोसा सेल्स की होती हैं, ठीक है। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं एक्यूमुलेट, इनकी जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ती जाती है, ज़्यादा ज़्यादा डिपॉजिट होते जाते हैं जैसे जैसे oocyte डेवलप होता जाता है। पर ये जो जोना पेलुसिडा है ये प्राइमरी oocyte या फिर oocyte के चारों तरफ ही कवरिंग बना के रखती हैं, ठीक है। तो ये जो भी सेल्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं ये सारे जो सेल्स हैं ये ग्रैन्युलोसा के सेल्स हैं, ठीक है। जब ये प्राइमरी oocyte डेवलप करते हुए एक मेच्योर कंडीशन में आ जाता है तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स भी डिवाइड करते हुए डिपॉजिट होते हुए एक प्रोमिनेंट कंडीशन बना चुके हैं जिसको हमने बोल दिया मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेंटर में एक फॉलिकुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसे हम फॉलिकुलर एंट्रम बोलते हैं, जो कि एक लिक्विड से फिल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रैन्युलोसा की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर दो हमें आउटर कवरिंग नज़र आ रही है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ठीक है, या थीका इंटरस्टिशियल सेल्स और थीका एक्सटर्ना। तो ये सब जो क्या है सिर्फ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के प्रोटेक्शन के लिए है, ओके। अब इसके बाद यहाँ देखो, जो भी अब ये हमने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया, अब हुआ क्या कि ये सुनना, एक नॉर्मल यंग अडल्ट वुमेन के अंदर प्यूबर्टी के टाइम यानी जब वो सेक्सुअली मैच्योर हुई है तब उसके अंदर 60,000 से 80,000 जो हैं ये फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो पहले ही डीजेनरेट हो चुके हैं, ठीक है। इस डीजेनरेशन के प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, जो इतना आपके डिटेल में है नहीं। तो अब सुनना, जब वो प्यूबर्टी कंडीशन में आ गई है, ठीक है, फीमेल, और वो सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर चुकी है, तब उसके बाद क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है ना वो अपना मियोसिस 1 शुरू करता है और वहाँ से वो डिवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। यानी एक तरीके से जो हमारा प्राइमरी oocyte था वो डेवलप और मैच्योर होते हुए बाद में किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी oocyte में। तो इसी जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं ओव्यूलेशन। क्या नाम देते हैं, ओव्यूलेशन। इस ओव्यूलेशन में होता क्या है, ओवरी की जो वॉल है वो ये जो रप्चर होती है, ठीक है, फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और जो सेकेंडरी oocyte है वो फ्रीली जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये ओव्यूलेशन हो गई, oocyte जो है रिलीज हो गया। अब ये जो oocyte है ये आगे जो है फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में पहुंचेगा, वहाँ पे इसकी क्या फेट होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि स्पर्म मिलेगा या नहीं। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ब्लीडिंग होगी, और अगर स्पर्म मिल जाएगा तो फिर जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद ये सारी साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मान लो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो है ओवम, जो यहाँ पे ओवम एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, हम इसको सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे। ओवम क्यों नहीं बोलना चाहिए, वो oogenesis जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ देखो, सेकेंडरी जो oocyte है वो रिलीज़ हो गया है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज़ होने के बाद पीछे जो है रप्चर्ड फॉलिकन का कुछ जो है डेब्रिस बच गया है, बच गया। ये जो कोलैप्स्ड फॉलिकल है जिसके बाद में कुछ फॉलिकुलर सेल्स बच गए हैं, ये जो है ये क्या होता है, ये सेल, ये भी जो भी इसके जितने भी सेल है वो एक दूसरे के साथ क्लॉट कर जाते हैं और एक फ्लूइड बनाते हैं, और ये बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है ना ये बिल्कुल येलो पिगमेंट से भर जाता है, जिस पिगमेंट को हम बोलते हैं ल्यूटिन, ठीक है। तो ये पूरा ल्यूटिन से भर जाता है और ये एक येलो कलर का स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हमने नाम दिया है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम दिया है, कॉर्पस ल्यूटियम। एक तरीके से ये बस एक येलो बॉडी है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जो ल्यूटियन सेल्स प्रेजेंट है ना, ये ल्यूटियन सेल्स जो हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एस्ट्राडायोल हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। एस्ट्राडायोल का मतलब क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, और काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट मतलब लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये क्यों ज़रूरी है, ये आपको आगे समझ आता जाएगा। हो क्या रहा है कि आगे प्रोसेस डिटेल में है, यहाँ हम स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हैं ना तो हमें सिर्फ समरी पढ़नी है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन हैव सम पेशेंस। जैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस पे जाएंगे, ये जो सारे डाउट्स हैं ना आपके ये क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कॉर्पस ल्यूटियम, और जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम और डीजेनरेट होता है, जो यहाँ पर रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट होते हुए एक स्ट्रक्चर को राइज करता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या नाम दे दिया, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब इतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, ओवरी का जितना हमें स्ट्रक्चर पढ़ना था, क्या क्या उसके अंदर हो रहा है वो हमने पढ़ लिया है। तो ओवरी को ख़त्म करते हुए हम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का
जो हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें वो मैं शुरू करती हूँ। हाइपोथैलेमस है, उसके ऊपर क्या होगा, GnRH जो हार्मोन है वो रिलीज होगा स्टिमुलेट होके। एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी के वो FSH और LH को करेगी रिलीज। LH क्या होता था, मेल में अलग पे एक्ट करता था, FSH अलग पे, लेकिन यहाँ तो कोई वैसे स्ट्रक्चर है नहीं, तो ये दोनों ने मिलकर ओवरी पे एक्ट किया। ओवरी ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट किया। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराया और यूट्रस की वॉल को थिक करना स्टार्ट किया, उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि भाई ओवा जो है एग रिलीज हो गया है, अब अगर स्पर्म आएगा और जाइगोट बना तो यूट्रस जो है उसकी वॉल को रेडी रहना चाहिए उसको एम्बाइब करने के लिए। ठीक है, अगर वो एम्बाइब कर लेता है वेल एंड गुड, फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सब शुरू हो जाएगा। और अगर एम्बाइब नहीं किया तो क्या होगा, उस ओवा को, उस एग को डीजेनरेट होना होगा और यूट्रस की जो वॉल जो थी, एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं उसको, वो जो वॉल थिक हुई थी, अब उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, तो उसको भी बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और जो कि डिस्चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो पढ़ना है। ठीक है, होगा क्या, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता जा रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, जैसे पीछे जो था स्पर्म में इनहिबिन हार्मोन प्रेजेंट था, यहाँ पे इनहिबिन हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही, मतलब सेम हार्मोन ही जो है नेगेटिव फीडबैक लेके जाता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कि रोक दो और हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। तो समझ आ गया कि इधर नेगेटिव फीडबैक क्यों है और उधर क्यों नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अलग से एक हार्मोन प्रेजेंट था, यहाँ पे जो हार्मोन स्टिमुलेट होके बन रहा है वो ही जो है नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो इसके बाद आई होप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ओवरी, ये ख़त्म हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे, जो कि है फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं ओवी डक्ट। ठीक है, तो अब सुनो, फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं और जो ये भी हमारी क्या बोलते हैं ओवी डक्ट्स हैं, ये जो हैं लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। सबसे पहला पार्ट है इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम जो है वो क्या करता है, देखो इनफंडिबुलम का काम क्या है, ये एक डायलेटेड ट्रम्पेट शेप का जो है ओपनिंग है, जिसके अंदर आप देख रहे हो एंड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम फिम्ब्रे बोलते हैं, और ये जो है जब ये ओवरी एग ओवा रिलीज करती है तो ये इनको कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम पार्ट जिसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रे प्रेजेंट है, वो ओवम को कलेक्ट करते हैं ओव्यूलेशन के बाद। इसके बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट आता है एम्प्यूला, जो कि हम देख सकते हैं कि ये जो एम्प्यूला जो पार्ट है ये काफ़ी वाइड और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। इसके बाद आगे जाके और पार्ट आता है इस्थमस। इस्थमस जो है काफ़ी शॉर्ट और नैरो थिक वॉल्ड पोर्शन है, जो कि एम्प्यूला के बाद आता है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पे आपने इसके 3 पार्ट्स देख लिए। अब ओवा ने एग रिलीज़ करा, इनफंडिबुलम से होता हुआ, एम्पुला से होता हुआ, अभी वो इस्थमस के यहाँ है, इसकी जंक्शन पे जो है एग प्रेजेंट है। मान लो स्पर्म जो है वो वेजाइना से स्पर्म, मतलब कॉपुलेशन के बाद स्पर्म अवेलेबल हो गया है, वेजाइना से होता हुआ स्पर्म यहाँ आकर ये ओवा और ये स्पर्म जो है एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन ही ये है कि फैलोपियन ट्यूब एक साइट प्रोवाइड करती है स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और उस साइट का अगर आपसे नाम पूछा जाए ना कि वो साइट क्या है, तो उस साइट को हम या तो बोलते हैं एम्प्यूलरी रीजन पे कर रही है, या फिर एम्प्यूलरी और इस्थमस की जो जंक्शन है वहाँ पे कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये आता ही आता है। ठीक है, और ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है ना, ये इसको कैरी कैसे करती है, मतलब एग को कैरी कैसे करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, तो वहाँ से ओवम को कैरी करते करते ये स्पर्म के पास लेके आती है, एम्पुला जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट का यही यूज़ आपके में मेंशन है। ठीक है, कि बेसिकली प्रोवाइड्स ए साइट फॉर दी फर्टिलाइजेशन, और वो साइट जनरली क्या होती है, या तो एम्प्यूलरी रीजन होता है या फिर एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन होता है। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं, विच इज़ यूट्रस, जिसे हम वूम भी बोलते हैं। यूट्रस क्या है, एक सिंगल होलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है। पियर शेप लग रही है ना, तो एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स में। ठीक है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यहाँ पर डायग्राम में देखना,
फंडस क्या होता है, ये सबसे ऊपर का डोम शेम पार्ट जो है यूट्रस का, जो कि दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है बॉडी, जो कि यूट्रस का मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो यूट्रस है। और उसके बाद थर्ड पार्ट एंडिंग का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स जो है लोअर पार्ट है, जो कि जाके ओपन किस में हो रहा है, यहाँ पे देखो किस में ओपन हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है। और ये जो सर्विक की कैविटी है, ये जो कैनाल है, इसको हम सर्विकल कैनाल या फिर सर्वाइकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो यूट्रस की जो वॉल है ना, ये वॉल, ये जो यूट्रस की वॉल है, ये 3 लेयर की होती है, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमीट्रियम जो है एक्सटर्नल बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस लेयर है, जिसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और ओवरी को एक साइट ऑफ अटैचमेंट देना, जहाँ पे ओवरी अटैच हो। दूसरा है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है एक मिडिल लेयर है, जो कि थोड़ा थिक होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और ये क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पेरीमीट्रियम प्रोटेक्शन दे रही है और ओवरी को साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। मायोमेट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है थर्ड लेयर, जो ज़रूरी है। थर्ड लेयर जो है ये इनर ग्लैंड्यूलर लेयर है। ग्लैंड्यूलर लेयर इसलिए है क्योंकि इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स। होता क्या है, इस लेयर के अंदर जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है, जब पीरियड्स चलते हैं, मेंसेस चलते हैं, तो उस टाइम पे इसके अंदर बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस को हम जब आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हमें एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कैसे, कभी वो थिक हो रही है, कभी वो थिन हो रही है, उन सबको पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रहे, एंडोमेट्रियम के अंदर भी 2 लेयर्स हैं उसकी खुद की, एक है स्ट्रेटम बेसिलस और एक है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम बेसिलस जो है ये आउटर लेयर है और इसकी एक परमानेंट विड्थ होती है, एक फिक्स्ड विड्थ है, तो ये बेसिक उसका बेस है। फिर उसके बाद है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, यानी ये उसकी फंक्शनल लेयर है, ये उसकी इनर साइड है, और जो भी चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो इस ही लेयर के अंदर होते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। ठीक है, या तो ये जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब मेंस्ट्रुअल फेज चलता है तो उस टाइम पे या तो ये कम्प्लीटली डिग्रेड होती है, और या फिर ये ग्रो होते होते पूरी प्रेगनेंसी में यूट्रस को, फीटस को, एम्ब्रियो, जाइगोट को सपोर्ट करती हुई चलती है। ठीक है, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है वेजाइना। ये जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सर्विक्स से होता हुआ बॉडी के बाहर तक एक्सटेंड होता है। इट इज़ अ कॉपुलेटरी ऑर्गन इन फीमेल। मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन वॉज पीनस, फीमेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन इज व्हाट, वेजाइना। ठीक है, इट्स वॉल इज़ मस्क्यूलर, इसकी जो वॉल है वो मस्क्यूलर है, और इसीलिए जो वेजाइना जो है ना, ये जो है इसकी वॉल मस्कुलर होने की वजह से इसके पास एक कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्शंस की, ठीक है, और एक्सपेंशंस की। जो वेजाइना की ओपनिंग है, इट इज़ पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन. It is covered by a membrane called hymen. Now this hymen, it is often torn during the first coitus or intercourse. However, it can also be broken by a sudden fault or jolt, or by active participation in sports like horse riding, bicycling, etc. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. ठीक है, तो इसको हाइमन को जो गवार लोग जिनको पता नहीं होता है, जिनको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसको एज अ इंडिकेटर मांगते हैं। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ये एक्सरसाइज या उससे भी जो है ब्रेक कर सकता है, तो इट इज़ अ मिथ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वल्वा। ये जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो आउटर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो वल्वा है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या है, आप देख सकते हो कि ये एक एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, है ना। मोन्स प्यूबिस जो है बाहर का एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर फैटी टिश्यू होता है, और ये कवर्ड होता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। इसके बाद सेकेंड ऑर्गन पर आते हैं, जो कि मोन्स प्यूबिस के नीचे लोकेटेड होता है, विच इज़ दिस क्लाइटोरिस। ओके, दिस क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस। होता, अब ये 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव का कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे एक दूसरे के होमोलोगस हैं। ठीक है, मतलब सिमिलर, मतलब मेल में ये स्ट्रक्चर सेम काम कर रहा है और फीमेल में सेम फंक्शन ये वाला ऑर्गन काम कर रहा है। तो
मेल में ग्लांस पेनिस जो फंक्शन परफॉर्म करता है, फीमेल में उसका होमोलोगस ऑर्गन है क्लिटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस जो है इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द मेल पेनिस एज इट इज़ वेरी मच रिड्यूस इन साइज एंड इट डज नॉट हैव एनी पैसेज, ठीक है। इट इज़ सॉलिड स्ट्रक्चर, हाउएवर मेल यूरेथ्रा हैव व्हाट, मेल के पेनिस में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है होलो होता है। तो ये जो क्लाइटोरिस है इट इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच बेसिकली लाइज एट द अपर जंक्शन, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जैसे पेनिस के अंदर 3 बंडल थे इरेक्टाइल टिश्यू के, इसके अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये जो है सिमिलरली जैसे ग्लांस पेनिस बहुत सेंसिटिव पार्ट है, ये भी बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे विच इज़ लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा इज एक्चुअली इट इज़ नथिंग, इट इज़ 2 लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन जो कि सराउंड करते हैं लेबिया माइनोरा को, और ये जो है वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी जो है पार्शली जो है प्यूबिक हेयर की ही कवरिंग होती है, ठीक है। इट इज़ होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा जो है कौन से स्ट्रक्चर के होमोलोगस हैं, स्क्रोटम के। क्लाइटोरिस किसके था, ग्लांस पेनिस के। और इसके बाद हम अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं विच इज़ लेबिया माइनोरा जो कि होमोलोगस है किस स्ट्रक्चर के, पिनाइल यूरिथ्रा के, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा क्या है, ये भी 2 स्मॉलर फोल्ड्स ही है स्किन के, लेकिन लेबिया मेजोरा से साइज में थोड़ा कम होता है और लेबिया मेजोरा के अंडर लाई करते हैं, ठीक है। दे आर होमोलोगस टू पिनाइल यूरिथ्रा ऑफ द मेल। और पोस्टीरियरली जब हम पोस्टीरियस के पीछे की तरफ आते हैं तो जो लेबिया माइनोरा होता है ये साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कुछ ग्लैंड्स भी, सिबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया इसके चारों पार्ट्स डिस्कस, वल्वा के जो भी 4 पार्ट्स होते हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ दी एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। जैसे मेल में भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने पढ़े ना अभी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स और कोपर्स ग्लैंड, ये सब जो भी पढ़ा था हमने। तो अब हम फीमेल के जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी एक बारी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके फीमेल के अंदर मेनली 2 तरह के एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन एंड बार्थोलेंस ग्लैंड। ग्लैंड्स ऑफ स्किन जो हैं ये बहुत ही न्यूमरस बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट ग्लैंड्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी वेजाइनल ओपनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो है म्यूकस सिक्रीट करते हैं एंड दे आर होमोलोगस टू दी प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। तो ग्लैंड्स ऑफ स्किन जो है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या था, मेल में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करा था, यहाँ पे क्या कौन प्रोवाइड करे, ग्लैंड्स ऑफ स्किन। इसके बाद है बार्थोलेंस ग्लैंड। बार्थोलेंस ग्लैंड्स जो है वो पेयर्ड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। डायग्राम में ध्यान से देखो 2 पेयर में ये ग्लैंड प्रेजेंट है और इसकी जो ओपनिंग आप देख सकते हो वल्वा पे वेजाइनल के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। और ये होमोलोगस होता है मेल के कौन से ग्लैंड से, कॉपर्स ग्लैंड से। तो ये पूछा जा सकता है, इनफैक्ट ये पूछा जाता है कि ग्लैंड्स ऑफ स्किन किसके होमोलोगस है, प्रोस्टेट ग्लैंड के, और बार्थोलिन ग्लैंड्स किसके है, किसके, कॉपर्स ग्लैंड के, और ग्लैंड ऑफ स्किन है प्रोस्टेट ग्लैंड के, ठीक है। इसके बाद हमारे एक्सेसरी ग्लैंड हो गए। इसके बाद हम आते हैं हमारा 7th जो है वो है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स क्या है, ब्रेस्ट है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये भी एक पेयर में है, थोरैसिक चैम्बर यानी बॉडी के अपर पोर्शन पे लोकेटेड होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स एक्चुअली में मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो लगभग हम बोल सकते हैं कि 15 से 20 मेमरी लोब्स होती हैं जिसके अंदर कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि एल्वोलाई है। अब वो उसके लिए ये डायग्राम को ध्यान से देखते चलो। पहले डायग्राम में देखो ये रिब है, रिब के बीच में मसल्स हैं, यहाँ पर ये कुछ बहुत सारा फैट भी है ना, फैट डिजॉल्व है। यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेप लाई के स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं जो कि एल्वियोलाई हैं। यहाँ पे कुछ डक्ट्स फॉर्म हो रही हैं जिनको हमने बोला हुआ है एम्प्यूला। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं एरियोला बन रहा है, इधर निप्पल आ रहा है, लेक्टिफेरस डक्ट है, ये सब चीज़ें। अब इनको सुनते जाना इसमें क्या क्या है। The breasts are 2 rounded prominences that lie over the pectorals, major muscle on the front wall of the thorax, मतलब thoracic chamber में है, ठीक है। They are also present in the male but only in a rudimentary form. In female they are underdeveloped until puberty. At puberty in females they begin to develop under the influence of estrogen and progesterone hormones. Externally, अभी हम किस स्ट्रक्चर की बात करें, externally each breast has a projection, the nipple, okay, which you can see here. A nipple which is surrounded by a circular pigmented area of skin
विच कैन बी डीप पिंक टू लाइट ब्राउन एंड इट इज़ कॉल्ड एरियोला। क्या नाम दिया हमने उसको? एरियोला। ऑन द सर्फेस ऑफ द एरियोला देयर आर न्यूमरस सेबेशियस ग्लैंड, बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एरियोलर ग्लैंड्स, ठीक है। इंटरनली, अभी हमने एक्सटर्नली बात कर ली, अब हम इसके बाद आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। इंटरनली द ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू विच जनरली फॉर्म्स द मेमरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर फैटी और एडिपोज टिश्यू भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहला है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो हम ग्लैंडुलर टिश्यू यानी ग्लैंड्स यानी कुछ सिक्रीट करने वाला। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होता क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू और कुछ नहीं है, ईच ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 मेमरी लोब्स। नाउ ईच लोब इज, डायग्राम को देखते जाना, ईच लोब इज मेड अप ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर टर्म्ड एज alveoli. When milk is produced, it passes from the alveoli into the memory tubules, ठीक है। तो ये क्या है? मेमरी ट्यूब्यूल्स में पास होता है जब मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देन मेमरी ट्यूब्यूल्स में आ गया है, देन इट पासिस टू द मेमरी डक्ट्स, okay, near the nipple the alveoli into the memory ducts, near the nipple the memory ducts they expand to form memory ampulla, ठीक है। जो आप देख सकते हो किस चीज़ में फॉर्म हो रहा है, मतलब हुआ क्या? मेमरी लोब थी, इन्होंने एल्वियोलस में सिक्रीट किया, इन्होंने मेमरी डक्ट में सिक्रीट किया, फिर किस में सिक्रीट हो गई? एम्प्यूला में सिक्रीट हो गई, ठीक है। और यहाँ से एंड में जाके हमें मिल जाती है हमारी लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि एंड में ज्वाइन होके कहाँ पर रिलीज आउट हो रही है? निप्पल के पास, ठीक है। इसके अलावा बीच में देख सकते हो कि एल्वियोलाई और डक्ट्स के बीच में कुछ कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यूज़ भी प्रेजेंट हैं। और तो और ये जो ऊपर जो है फैट के जो ये टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। और ये जो हैं हमें कहाँ मिलते हैं? ग्लैंड के जो सरफेस हैं उनमें, लोब्स के बीच में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द एडिपोज टिश्यू इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, की कितना साइज है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई से क्या हुआ? मेमरी एम्प्यूला आया, फिर लैक्टिफेरस डक्ट आया और एरियोला के स्टैंड में रिलीज हो गए। तो ये एक तरीके से आप पढ़ते हुए इसको फ्लो चार्ट बनाओ लोगे अपने लिए तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा। नाउ द मेन फंक्शंस ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स आर सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। नाउ दीज फंक्शंस आर नोन एज लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो लैक्टेशन में क्या होता है? जो मिल्क सिक्रीशन प्रोसेस होता है, फेज होता है, जो फीडिंग बोलते हैं हम लोग बेबी की। मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड लार्जली बाय अ हार्मोन कॉल्ड प्रोलैक्टिन which is secreted by the anterior lobe of the pituitary gland, and the injection of milk is secreted by a hormone called oxytocin which is released from the posterior lobe of the pituitary gland. anterior से निकल रहा है prolactin, posterior से निकल रहा है oxytocin, ठीक है। ह्यूमन मिल्क के अंदर वाटर और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हर तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं। इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं। इसके अलावा कैसीन होता है जो कि मिल्क प्रोटीन है, लैक्टोज होता है जो कि मिल्क शुगर है, मिनरल सॉल्ट्स होती हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस और विटामिन, ठीक है। मिल्क इज़ पुअर इन आयरन कंटेंट, मदर मिल्क जो है। विटामिन सी इट इज़ प्रेजेंट बट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, ठीक है। The process of milk secretion is regulated by the nervous system. It is also influenced by the psychic state of the mother. The process of milk production is also influenced by hormones of the pituitary gland, as I have already mentioned it, by ovaries and by other endocrine glands. ठीक है। A nursing women can secrete up to 1 to 2 liters of milk per day. ठीक है। With this, mammary gland is finished. एंड इन टोटल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस खत्म हो गए, सॉरी पार्ट्स खत्म हो गए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात वही है कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि ओवा बना सकते हैं, यानी oogenesis कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही वो साइट प्रोवाइड करता है फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। और इसके अलावा यूट्रस के अंदर जो भी प्यूबर्टी के बाद चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो भी कहाँ पर ही हो सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हो सकते हैं। इसके अलावा इम्प्लांटेशन जो है, मतलब कि एम्ब्रियो की जो एम्बेडमेंट है वो कहाँ हो सकती है? यूट्रस में हो सकती है, जो किस में है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके अलावा कॉपुलेशन जो होनी है, मतलब जहाँ पर द वेजाइना हैज़ टू रिसीव द सेमिनल फ्लूइड, वो कहाँ पे हो सकता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं जो मिल्क सिक्रीट करेंगे पार्चुरेशन के बाद, वो सब कहाँ हो सकता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके,
नाउ आई होप वी आर थ्रू विद दिस। और इसके बाद जो है हम अपना अगला टॉपिक पे आएंगे जो कि है गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन। वो हम अभी अपनी अगली स्लाइड से करते हैं। तो ये जो हमारा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है इसको हम सिंपली इतना बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेल गैमीट दैट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट दैट इज ओवम दे आर फॉर्म्ड इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द सेकेंड वन इज oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मतलब वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होती है। ठीक है, oogenesis क्या होगा, जिसमें ओवा या एग फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम अपने प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स। कहाँ पर होती है ये स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर होती है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है वो जो है माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके जो है स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करता है जो कि डिप्लॉयड होता है। और फिर वहाँ से ये जो प्रोसेस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम था जो कि माइटोसिस कर कर जो है 46 यानी 2n का जो नंबर ऊपर चल रहा था वही 2n जो है वो फॉर्म होते हुए स्पर्मेटोगोनियाज फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का फेज है। ये जो है प्यूबर्टी की एज में होता है जहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनते हैं जर्मिनल एपिथेलियम से बहुत सारे माइटोसिस होने के बाद, एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स विच आर 2n। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज जो कि है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में होता क्या है कि ईच स्पर्मेटोगोनिया इट ग्रोज एंड डिफ्रेंशिएट्स इन अ लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हर एक जो जैसा इसके साथ हुआ है, एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है, मैच्योर होकर जो है खुद को कन्वर्ट कर लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और ये जो है अपना साइज को कैसे बढ़ा रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, आसपास के जो सर्टलाइज सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन लेके। तो ये क्या करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। इसके बाद आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर होता क्या है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस करेगा। ठीक है, तो ये जो है मियोसिस में 2 सक्सेसिव डिवीजन होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। वही चीज़ यहाँ पर होती है, जब पहला मियोसिस 1 होता है तो 23 प्लॉइडी के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप हो जाते हैं। और जैसे ही मियोसिस 2 होता है तो हमारे पास जो है 4 जो थे हमारे स्पर्मेटिड्स हमें फॉर्म होकर मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ जब हमें स्पर्मेटिड्स मिल गए। तो ऊपर से चेन कैसे चल रही थी कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और मियोसिस 2 के बाद हो जाता है स्पर्मेटिड्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा मैच्योरेशन फेज चलता है। तो इसमें आप एक बात ध्यान से ये देख सकते हो कि मैच्योरेशन फेज जो है वो सिर्फ स्पर्मेटिड पे आके ख़त्म नहीं होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना होता है जो कि एक्चुअली में हमारा स्पर्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो इन वन वे क्या हुआ कि जो एक हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने कितने स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म किया है, 4 को किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे सेवरल जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया होंगे वो कितने सारे स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं जब आप लोगों को हम अगली उसमें मैं आपको स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा रही हूँ। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो उसमें हमें स्पर्म के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। ठीक है, तो इस पे जाने से पहले एक यहाँ पर आप ये देख लो, ये वाला डायग्राम था जो मैं आपको जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे ना टेस्टिस के अंदर कैसे ये सब राइज होता है उसको दे रही थी कि ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पे हमारे सर्टोलाइज सेल्स हैं। तो सर्टोलाइज सेल से न्यूट्रिशन कौन ले रहा है, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये डेवलप हो जा रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बन रहे हैं स्पर्मेटिड्स और इनसे बन रहा है स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो साइकिल है ना ये ऐसे स्पर्म्स की ग्रोथ हो रही है उस ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस का, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे जो है स्टेजेस आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे
जो ये प्रोसेस मैं आपको बोल रही थी स्पर्मियोजेनेसिस का, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोज इनटू स्पर्मेटोजोआ। जब हम बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वो स्पर्मेटोजोआ होता है, लेकिन ये जो स्पर्म है इसको अगर मैं सिंगल बोलती हूँ तो इसको मैं जो है सिंगल जो है स्पर्मेटोजूब बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोजून है हमारा, ये एक होता है और स्पर्मेटोजोआ मल्टीपल है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर इसमें देखना है कि जो स्पर्म की जो पूरी की पूरी बॉडी है इसको हम पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है एक इसका हेड, उसके बाद नेक, उसका मिडिल पीस और उसकी टेल। ठीक है, तो जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड के अंदर होता क्या है, हेड के अंदर जो है ऊपर टिप पे प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया है एक्रोजोम। ठीक है, ये जो एक्रोजोम है इसके अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम फिल्ड होते हैं और उन लाइटिक एंजाइम्स में जो स्पेशल एक एंजाइम होता है हाइलो यूरेनिडेज। ठीक है, ये जो हाइलो यूरेनिडेज एंजाइम है ये हेल्प करता है स्पर्म को ओवम में, जब वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ओवम की लेयर्स को पेनिट्रेट करने में। ठीक है, इसके अलावा आप पीछे देख सकते हो कि पीछे आपको इसका क्रोमोसोमल मटेरियल दिख रहा है, यानी न्यूक्लियस दिख रहा है, जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो जब मैं अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बाद हम जैसे हेड में हम पढ़ चुके हैं एक्रोजोम को और किसको, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको। तो अब उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जो कि है उसकी सर्विक्स, यानी कि जो एक्चुअली में क्या है उसकी नेक। सर्विक्स में यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर पीछे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। होता क्या है, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्चुअली में स्पर्म का जो ये एक्सियल फिलामेंट इसके अंदर रन कर रहा है ना, इस एक्सियल फिलामेंट को ये फॉर्म करता है। ठीक है, और ये एक्सियल फिलामेंट जो है कहाँ तक जा रहा है, मिडिल पीस से होता हुआ टेल तक जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ सेंट्रियोल्स का इतना काम था। दूसरा, अब इसके बाद हम आते हैं इसके मिडल पीस पे। इसके मिडल पीस में आप देख सकते हो आपको बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रियाज नज़र आ रहे हैं जो कि एक्सियल शीट के ऊपर है। ठीक है, नीचे से एक्सियल शीट जो है हमारी वो एक्सियल फिलामेंट जो है वो चल रहा है। तो एक बात ध्यान रहे, मिडल पीस के पास बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रियाज की एक शीट होती है। ठीक है, ये बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रियाज की एक शीट है जिसको हमने नाम दे दिया है डिबेंकन शीट। ठीक है, इसके अलावा होता क्या है कि जब हम इसी मिडल पीस की बात करते हैं तो इस मिडल पीस के ऊपर एक साइटोप्लाज्मिक लेयर की भी एक शीट होती है, उस शीट को हम बोलते हैं मैंकीट शीट। ठीक है, इट इज़ नॉट मेंशन इन दी एनसीईआरटी बट इट इज़ इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ नीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल शीट को निबेंकन शीट बोलते हैं और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक शीट होती है उसे मैंकीट शीट बोलते हैं। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है मिडिल पीस में ये है उस स्पर्म की मूवमेंट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके पीछे के स्ट्रक्चर टेल पे आते हैं। टेल जो है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी थिन लेयर का साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर और जो है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, जो स्पर्म होते हैं वो एक्सेसरी जो ग्लैंड्स थे उनकी जो सिक्रेशन थी, जिन्हें हमने एंड में क्या बोला था, सेमिनल प्लाज्मा, उनकी सिक्रेशन के साथ स्पर्म ऐड होके जो है वो सीमेन के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, and releasing of the sperm by Sertoli cells in seminiferous tubule is known as spermiation। तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मिएशन, ये क्या होता है, जब सर्टोलाई सेल से स्पर्म रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कि अब ये जाके इंसेमिनेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, उस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया स्पर्मिएशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है एंड वी कम टू आवर oogenesis। ठीक है, तो oogenesis क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज द फीमेल गैमेट इन फॉलिकल्स ऑफ दी ओवरी। ठीक है, ये भी 3 फेजेस में ही होता है जैसे वो पिछला था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। इसके अंदर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में होता क्या है, जब फीटस डेवलप हो रहा है। ठीक है, अभी हम फीमेल फीटस की बात करें, एक फीटस है फीमेल फीटस, ये ऑब्वियसली वो जो है अपनी डेवलपमेंट कंडीशन में है, उस टाइम पे उसके अंदर ओवरी डेवलप हुई है। ठीक है, उस ओवरी का जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो जर्मिनल एपिथेलियम माइटोसिस करके बहुत सारे ऊगोनियम सेल्स बनाता है जो कि डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, माइटोसिस करके ऐसे जो है उसने बहुत सारे ऊगोनिया सेल्स बना लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस इन ओवरीज इन द फीमेल फीटस विच इज एक्चुअली द अनबोर्न फीमेल बॉडी। अभी फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है, ये उसकी फीटस कंडीशन पे हम बात करें। ठीक है, तो ये उसके अंदर बहुत सारे
सारे एडिशनल ऊगोनिया जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये जो ऊगोनिया रिपीटेड माइटोसिस करते हैं और इनका जो नंबर है वह अप्रॉक्सीमेट मिलियंस तक बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म हो जाता है। उसके बाद हम इसके सेकेंड फेज पर आ जाते हैं जो कि है ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो ऊगोनिया ऊपर थे उनमें से जो ऊगोनिया है वो जो है कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी ऊसाइट के अंदर। किसके अंदर, प्राइमरी ऊसाइट के अंदर। ये जो प्राइमरी ऊसाइट है ये भी डिप्लॉयड ही प्लॉइडी का होता है। इसमें होता क्या है कि इस प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ जो नर्सिंग सेल्स है, मतलब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, वो इसके तरफ एक लेयर फॉर्म करते हैं चारों तरफ, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये इस प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ जो है फॉर्म होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये जो फेज है ये कई सालों तक चलता है जब तक कि फीमेल प्यूबर्टी में नहीं पहुंचती। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट का जो फेज है ना, ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइट बनना, ये हर मंथ होता है। ठीक है, तो ये जो फेज है ये प्यूबर्टी तक उसकी बॉडी में सभी इनके साथ हो रहा है। ठीक है, और ये जो फेज है ये काफ़ी टाइम तक एक्सटेंड भी करता है। अब जब प्यूबर्टी आ गई है फीमेल का, मतलब बर्थ के बाद जो प्यूबर्टी आ गई है, और याद हमने एक स्टेटमेंट बोला था कि जो प्राइमरी ऊसाइट होते हैं उनका नंबर बढ़ता घटता नहीं है बर्थ के बाद, क्योंकि प्राइमरी ऊसाइट ऑलरेडी जो है उन्हीं ऊगोनिया से मिलने हैं जो ऊगोनिया का नंबर डिसाइडेड है बर्थ से पहले, जो उसकी फीटल कंडीशन में हो गया था। ठीक है, अब जब प्यूबर्टी वाली स्टेज आ गई है तो होता क्या है, प्यूबर्टी वाली स्टेज पे शुरू होने से पहले बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे वो ऊगोनिया से बन रहे थे। तो ऊगोनिया से सब में प्राइमरी फॉलिकल्स बना, लेकिन काफ़ी सारे जो ऊगोनिया है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो एंड में जाके सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 तक कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स विद दी प्राइमरी ऊसाइट ये बचते हैं बर्थ के बाद। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड फेज आता है जो होता है मैच्योरेशन फेज। इसमें होता क्या है कि जो ये प्राइमरी ऊसाइट है ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। मियोसिस 1 कंप्लीट करने पे 2 सेल फॉर्म होते हैं। एक सेल है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और दूसरा जो है वो पहली पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी का जो फंक्शन है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है साइंटिस्ट को कि ये क्यों यूज़फुल है। बस ये है कि इसके साथ में प्रोड्यूस हो रही है, उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल है। तो ये हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, ये भी हैप्लॉइड है, और जो सेकेंडरी ऊसाइट था वो भी हैप्लॉइड है। ठीक है, इस स्टेज पे ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ जो प्राइमरी फॉलिकल था वो मैच्योर होते होते ये ग्रो करते करते जब सेकेंडरी ऊसाइट बना तो इसके चारों तरफ का प्राइमरी फॉलिकल भी जो था वो डेवलप होते होते टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच गया है। तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगी, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और जो हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है वो रिलीज हो जाएगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और जो यहाँ से जो बनता है स्ट्रक्चर वो कहलाता है मैच्योर ओवम। ठीक है, तो ओवम हम तभी बोलते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अदरवाइज वो हमेशा सेकेंडरी ऊसाइट की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी ऊसाइट था उसने 2 सेल को राइज किया था, एक हमारा बना था मैच्योर ओवम और जो था दूसरा हमारा बना था पोलर बॉडी, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी उसने राइज किया है 2 और पोलर बॉडीज़ को। तो एक्चुअली में हमारे पास टोटल में 3 पोलर बॉडीज़ हो गई जिनका कोई फंक्शन नहीं है, ये डीजेनरेट हो जाएंगी। और अगर फर्टिलाइजेशन हुई है ये मैच्योर ओवम बन गया, इनका न्यूक्लियस फ्यूज होकर बाद में जाइगोट बन जाएगा। अगर ऐसा होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं है तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो था ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हुआ है यही रहता है, जिसका ग्राफियन फॉलिकल बाद में कॉर्पोरस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पोरस एल्बिगेंस बनता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, प्रोसेस खत्म हो जाता है और नेक्स्ट मंथ फिर से सारी जो साइकिल है ना प्राइमरी ऊसाइट से ये जो होती है ये वाली जो साइकिल है ये क्या करती है, रिपीट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान रहे, ये जो ओवम जो हमारा बना है इस ओवम के हम एक बार स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। इसमें आप ये देखो ये अंदर जो ओवम है ना इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है। ठीक है, तो इसके पास 3 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर है ये होती है कोरोना रेडिएटा की, जो आप देख सकते हो ये लेयर काफ़ी लूज है। ठीक है, लेकिन ये थिक होती है और ये कौन से सेल्स बचे हुए हैं, ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल के कुछ फॉलिकुलर सेल्स बच गए हैं, उन्हीं सेल्स को हमने नाम दे दिया है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड लेयर आती है मिडल में जोना पेल्यूसिडा, जो एक्चुअली में कुछ नहीं है, बस सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आ गई है थोड़ी थिक सी, तो बन गया जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड है हमारी इनर में विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन एक्चुअली में बस ओवम का जो सिंपल सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होता है, और जोना पेल्यूसिडा
जो है, और ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो विटलाइन मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो स्पेस है इनको हम बोल देते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, तो ये ओवम का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। ओवम का स्ट्रक्चर इसलिए बताया है कि जब मैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करूँगी तो आपको ये जो लेयर्स हैं ये ध्यान रखने हैं, तब वहाँ पे इनका यूज़ आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होती है, जैसा कि मंकीज़ में, एप्स में और ह्यूमन में। ठीक है, ये जो साइकिल है ये हर 28 डेज के इंटरवल पे रिपीट होती है। इस साइकिल को डिटेल में पढ़ने से पहले दो टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क जो है इट इज़ द ऑनसेट और बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इन द फीमेल। ठीक है, फीमेल के अंदर जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल की जो बिगिनिंग होती है ये वो स्टेज होती है, और ये कौन सी एज में होता है? ये प्यूबर्टी की एज में होती है, जो कि 12 to 14 ईयर्स के बीच से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है फीमेल की बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल थी उसकी एंडिंग होना, जो कि मिडिल एज में जाके होती है, अप्रॉक्स में 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये दो टर्म्स थी, मेनार्क एंड मेनोपॉज। अब हम हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस को शुरू कर सकते हैं। हमने इसे 4 फेसेस में डिवाइड किया है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेस, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेस, ओव्यूलेटरी फेस, सिक्रीटरी और ल्यूटरल फेस। इन फेसेस के जो नाम हैं वो एक्चुअली में इन फेसेस में हो क्या रहा है इसके इवेंट्स के बेस पे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट से, जो कि है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेस। ठीक है, ये जो है साइकिल का 1st to 5th डे, मतलब पहले 5 दिन होते हैं इसमें। इसमें होता क्या है, आपको याद होगा मैंने आपको जब यूट्रस पढ़ाया था उसमें एंडोमेट्रियम लेयर बताई थी, जिसमें बोला था ये 2 लेयर से बना होता है, स्ट्रेटम बेसिलस एंड स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। तो इस पहले इसमें होता क्या है, जो स्ट्रेटम बेसिलस जो लेयर थी उसकी जो परमानेंट थिकनेस होती है वही रहती है, लेकिन इस वाले फेज के अंदर जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर थी एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की, एक्चुअली में वो जो है ब्रेक होनी शुरू होती है और मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उस मेंस्ट्रुएशन में और उस ब्लीडिंग में, यानी जो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें बाहर निकल रही हैं बॉडी से? एंडोमेट्रियल सिक्रीशंस के लिए जो सेल्स थे वो सेल्स बाहर निकलेंगे, इसके अलावा ब्लड बाहर निकलता है, और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ओवम टर्म बोलनी चाहिए? ओवम कब बोलते हैं? जब स्पर्म प्रेजेंट होता है, राइट? तो अभी स्पर्म तो है नहीं, तो हमें सेकेंडरी oocyte बोलना चाहिए उसे। तो ये सेकेंडरी oocyte जो था ये बॉडी से बाहर निकलता है, तो इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, जो स्ट्रेटम बेसिलस लेयर थी एंडोमेट्रियम की वो अनडिस्टर्ब रहती है, वो जैसी थी, जितनी उसकी थिकनेस थी वो उतनी रहती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेस, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेस के बाद। ये जो है ये 6 से लेकर के 13 दिन तक है। मेंस्ट्रुअल फेस कौन सा था? 1 से 5। तो 6 से 13 दिन पे ये साइकिल शुरू होती है। इसके अंदर होता क्या है, जो FSH हार्मोन था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, और जो ओवेरियन फॉलिकल था उसको स्टिमुलेट करती है कि भाई एस्ट्रोजन को रिलीज करो। ठीक है, मतलब यहाँ से साइकिल जो है वो दोबारा चलने के लिए शुरू हो रही है। तो इसमें सुनते जाना, जैसे उसने स्टिमुलेट करा कि भाई एस्ट्रोजन हार्मोन निकलो, ताकि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर है उसकी प्रोलिफरेशन यानी उसकी ग्रोथ को शुरू करो, उसको थिक करना शुरू करो, क्योंकि अभी यूट्रस ये होप कर रहा है कि भाई इस बार जो है स्पर्म आने वाला, फर्टिलाइजेशन होने वाली है, तो बॉडी को प्रिपेयर रखो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एस्ट्रोजन ने क्या करा कि भाई एंडोमेट्रियम की लेयर की प्रोलिफरेशन होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई पूरी करो, यूट्राइन ग्लैंड्स वहाँ पे पूरे होने चाहिए, जिससे कि एंडोमेट्रियम की लेयर थिक हो जाए। ठीक है, और इस फेज के एंड होते होते क्या होता है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल भी जो है वो मैच्योर कर चुका है, यानी प्राइमरी oocyte से ग्राफियन फॉलिकल तक आने का जो स्टेज था वो साइड बाय साइड चल रहा है, और दूसरी साइड बाय साइड क्या हो रहा है, FSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकला है वो जो है एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक कराए जा रहा है। ठीक है, इस फेज को हम इसलिए बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनिंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा अगला ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये ओव्यूलेटरी फेज जो है ये 14th डे पे होता है। तो इसमें होता क्या है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओव्यूलेशन हो जाएगी, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था वो रिलीज हो जाएगा और एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन थी वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे ये 14th डे ही वो फेज है जहाँ पे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन, इन तीनों हार्मोन्स की पीक मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी 14th डे पर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो फीमेल गैमीट है यानी सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में, वो भी इसी फेज में रिलीज हो रहा है और वो जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही जाके किस में कन्वर्ट होगा, ओवम में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ फेज जिसे हम बोलते हैं सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज। ये एक्चुअली में क्या है, इस 15 से लेकर के 18th डे। अब अगर इस ओव्यूलेटरी फेज पे स्पर्म मिल गया, वेल एंड गुड, एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की जो वॉल है वो ऑलरेडी रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर अगला फेज शुरू हो जाता है जो है सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज। अब ये जो है 15 to 18 डे पे चलता है। इसमें होता क्या है, ओव्यूलेशन के बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH हार्मोन, वो क्या करता है, जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ रप्चर्ड पार्ट था उसको एक येलो मास में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अभी किसको सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, और बोलता है कि भाई अभी इम्प्लांटेशन होने वाली है क्योंकि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो एंडोमेट्रियम की विड्थ जो है उसको मेंटेन रखो, उसकी थिकनेस को। अब हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इस कॉर्पस ल्यूटियम की ज़रूरत है कि ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहे और एंडोमेट्रियम जो है वो थिकनेस जो है उसकी वो बनी रहे, नहीं है ज़रूरत। तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस है ये जो है डिजेनरेट कर जाएगा। पहले ये येलो कलर का था क्योंकि इसके अंदर ल्यूटिन सेल्स थे जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। अब ये जो है एक वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम नाम दे देते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि अब जो है प्रोजेस्ट्रॉन तो क्या हुआ, हार्मोन्स जो थे वो सिक्रेट होने बंद हो गए। ठीक है, तो एक बार ध्यान रहे, ये मैंने बोला है 15 से कब तक चल रहा है, 28 था ये, सॉरी 15 से 28th डे तक चल रहा है ना। तो होता क्या है, 21th डे पे प्रोजेस्ट्रॉन की पीक मिलती है। उसके बाद क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया, तो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ, उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं हुई है तो क्या होगा, सिक्रीटरी फेज के बाद जो है दोबारा से फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग इतनी बनी थी वो रप्चर होकर बॉडी से फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम एक सिंपल से इतना बोल सकते हैं, यूट्रस वांट्स बेबी, देयर इज नो बेबी, यूट्रस टेक्स रिवेंज। ठीक है, और वो ब्लीडिंग के फॉर्म में हो जाता है। क्लियर, तो आई होप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो। यहाँ पर ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ये डायग्राम के नंबर होते हैं। इसमें आप ये देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे यूट्रस में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं, ओवरी के जो हार्मोन लेवल्स हैं वो क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर क्या इवेंट हो रहे हैं, उसके फॉलिकल्स के अंदर क्या इवेंट हो रहे हैं, और पिट्यूटरी के हार्मोनल लेवल्स का क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक साथ कंपाइल किया है। तो जैसे हमने पहला फेज पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज जो कि पहले 5 दिन चलता है, उसमें आप देख सकते हो ब्लीडिंग हो रही है, ना तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है ना एस्ट्रोजन हार्मोन है, FSH और LSH भी बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसलिए क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, अब 5th के बाद क्या हुआ, साइकिल एक बार फिर से शुरू हुई जो कि हमारा फॉलिकुलर फेस आया 13 दिन तक। ठीक है, 13 तक आया, 6 to 13। इस फॉलिकुलर फेस में क्या हुआ, एंडोमेट्रियम जो है वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हुई। ठीक है, अच्छा इस पे जाने से पहले एक बात ध्यान रखो, जो नीचे का जो एंड्रोमेट्रियम का पोर्शन है ना, ये है बेसिलस, इसकी इतनी मिनिमम थिकनेस रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर है फंक्शनैलिस जिसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फॉलिकुलर फेज था, इसके अंदर क्या हुआ, यूट्रस की जो है थिकनिंग वो बढ़नी शुरू की। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ना शुरू हुआ जिसने बोला कि यूट्रस की थिकनिंग को बढ़ाओ। अभी सिर्फ एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है, ओवरी का हार्मोन, LH FSH प्रोजेस्टेरोन कुछ नहीं रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है 14th डे जो कि होता है ओव्यूलेटरी फेज का डे। ठीक है, ओव्यूलेशन का जो डे है उसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं तो फॉलिकल भी डेवलप हो रहा है, और एक फेज ऐसा है कि ये फॉलिकल मैच्योर हो गया, और वो कब हुआ है, साइकिल की 14th डे पे। अब ये ओव्यूलेशन के लिए रेडी है, ओव्यूलेशन के लिए रेडी है, तो इस टाइम पे एस्ट्रोजन की पीक यानी एस्ट्रोजन का हार्मोन पीक पे है, साथ ही LH और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पीक पर है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग भी जल्दी जल्दी से बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि अब होप क्या हो रही है, स्पर्म आने वाला है। अभी ओवर रेड जो हमारा सेकेंडरी oocyte है एक तरीके से वो रेडी हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज। इस ल्यूटियस फेज में क्या हुआ, एंडोमेट्रियम थिक होता जा रहा है, प्रोजेस्ट्रोन की पीक भी है, एस्ट्रोजन की पीक भी है, और LSH FSH जो है अपने नॉर्मल अमाउंट में जो रिलीज हो रहे हैं वो हो रहे हैं। अब हुआ क्या,
स्पर्म नहीं आया तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये भी अब मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर आएगा, और ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ था जो कि पहले कॉर्पोरस ल्यूटियम की तरह काम करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करा था, जो कि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करा था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी डिजेनरेट होता है और कॉर्पोरस एल्बिकेंस में बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन के लेवल्स फिर से सारे डाउन गए और फिर से अगला फेज जो था मेंस्ट्रुअल का वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर ध्यान दे लेना। ठीक है, अब हम ये तो हमने कंडीशन मानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब हम मानते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हुई, अगर स्पर्म प्रेजेंट था तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलते हैं, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ ए हैप्लॉइड मेल गैमीट जो कि स्पर्म है और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट जो कि हमारा क्या है, ओवम है, ताकि वो फ्यूज़ करके राइज करे किस स्ट्रक्चर को, जायगोट को, और उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट जो है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी, इट इज़ एम्पुलर रीजन या फिर एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, अब होता क्या है, एम्पुलरी रीजन पे ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं। सबसे पहले हुआ क्या, ओवरी ने ओवम रिलीज़ किया जो कि ट्रांसपोर्ट होकर एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन तक पहुंचा है इनफंडिबुलम से होते हुए। वहाँ पे क्या हुआ, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन हुई है, मतलब जो स्पर्म है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर कर चुका है और वो भी फर्टिलाइजेशन की साइट पर पहुँच गया। अब फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन में होगा क्या कि एक स्पर्म तो आया नहीं होगा, बहुत सारे स्पर्म्स आए होंगे, तो उनमें से कोई भी एक स्पर्म जो फास्ट था वो सबसे पहले आके ओवम के जो बाहर लेयर थी जोना पेलुसिडा उसके कॉन्टैक्ट में आता है और ओवम को पेनिट्रेट करता है। अब जैसे ही पहला स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा की लेयर में पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं उस मेम्ब्रेन में, और जो बाकी जो एडिशनल स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक करते हैं, ताकि एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। यहाँ पे देखो, ये पॉलीस्पर्मी की जो कंडीशन है ये ना हो, इसका मतलब क्या है, एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे, ऐसा ना हो कि एक ओवम को मल्टीपल स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया। तो वो किसने इंश्योर किया है, जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस हुए। ठीक है, अब जो स्पर्म आया है उसके अंदर कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम, जो कि उसके एक्रोजोमल हेड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को हेल्प करते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने में, जोना पेलुसिडा को क्रॉस करते हुए और उसके प्लाज्म मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। उसके बाद क्या होता है, एक्रोजोम डिजेनरेट हो जाता है, अब उसके एंजाइम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब एश्योर हो जाती है सेकेंडरी oocyte को कि हाँ भाई स्पर्म आ गया, तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 फेज में जाता है और वहाँ पे एक हैप्लॉइड ओवम रिलीज करता है और पोलर बॉडी। ठीक है, तो सेकेंडरी पोलर बॉडी मियोसिस 2 में बनती है, उन पोलर बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं तो वो डिजेनरेट हो जाती हैं और ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करके क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, अब जाइगोट बन गया, अब हमें कैसे पता, हम इसमें एक टॉपिक आता है जो है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जो अनबॉर्न बेबी है वो मेल है या फीमेल है वो कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो उसका एक बार सुनना, जनरली क्या बोला जाता है कि जो ये डायग्राम जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं होगा, ब्लर्ड होगा, तो इसमें टेंशन मत लो, जब हम जेनेटिक्स वाली यूनिट में आएंगे ना तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसा करूँगी मैं, वीडियो के साथ अलग से पीपीटी भी भेज दूँगी। जैसे कई बार यूट्यूब पे मुझे पता नहीं है प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं ना तो वो ब्लर्ड हो जाती है पीछे से, तो मे बी मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करी हुई ये रीज़न हो सकता है या जो भी रीज़न है, तो आप उसको सब बेटर समझ सको तो मैं पीपीटी भी भेज दूँगी साथ में, ताकि डायग्राम और वीडियो को कंपेयर कर सको कि अच्छा डायग्राम में ये था। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में ये मान लो ये हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये फादर है ये मदर है, टोटल 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 में से यानी 23 पेयर्स होते हैं, 22 जो है सोमैटिक क्रोमोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स। ठीक है, और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम्स जो कि फादर में होता है XY और मेल में है XX, बाकी जो बच गए वो 44 दोनों में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं। अब उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन हुई, गैमीट फॉर्मेशन यानी मेल में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवा एग बनेगा। तो ये जो गैमीट्स होते हैं वो तो रिडक्शनल डिवीजन से बनते हैं ना, मियोसिस होता है, तो क्या हुआ 2 सेल बन गए, एक बना 22 क्रोमोजोम का और दूसरा भी 22 लेके जाएगा, एक में X चला गया और एक में क्या चला गया, Y। सिमिलर में मदर में क्या 44 + XX है,
ये 44 प्लस XX है, तो इसमें क्या होगा, एक में 22 प्लस एक्स जाएगा और दूसरे में 22 प्लस एक्स जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर 22 प्लस एक्स पहला जो गैमीट है वो फीमेल के पहले 22 प्लस एक्स को जाएगा तो क्या बनेगा, फीमेल। अगर ये 22 प्लस एक्स इसके दूसरे 22 प्लस एक्स को जाता है तो भी क्या होगा, 22 क्या हो जाएंगे, 44 और एक एक्स हो गया XX, तो क्या बन जाएगा, फीमेल। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि XX जो है वो फीमेल के लिए होता है और XY जो है वो मेल के लिए होता है। ठीक है, तो होता क्या है, Y क्रोमोसोम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई जीन्स वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी कुछ काम नहीं करता सिवाय एक सेक्स डिटर्मिनेशन के। ठीक है, दूसरा, अब मान लो ये है 22Y जो इसका दूसरा था, अगर ये 22Y फीमेल के 22 प्लस एक्स से बना है तो क्या आएगा स्ट्रक्चर में, 22 प्लस XY, यानी ये क्या होगा, मेल। और दूसरा अगर इस वाले से जाता है तो भी क्या होगा, मेल। तो ये बात ध्यान रहे कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न है वो फीमेल में XX है, मेल में XY है। ठीक है, ओवा जो है क्योंकि उसके पास XX है तो उसके पास गैमीट हमेशा एक ही टाइप का बनेगा, X टाइप का, लेकिन जो मेल है उसके पास XY है तो वो अगर कल को गैमीट बनाएगा तो दो बन सकते हैं, X और Y टाइप के, राइट। तो जो बेबी का जो सेक्स है यानी वो मेल है या फीमेल, वो एक्चुअली में उसके फादर पे डिपेंड कर रहा है, यानी वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। वाई प्रेजेंट है तो मेल है, एब्सेंट है तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है वाई नहीं है तो एक्स है, तो वो क्या है, फीमेल। तो इसलिए मेल को ब्लेम किया जाना चाहिए फॉर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड। ठीक है, जो बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड्स और इतना सब कुछ होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है बेटे पैदा करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम अपनी फर्टिलाइजेशन पे थे, हमारी फर्टिलाइजेशन जो थी वो हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम आते हैं इम्प्लांटेशन पे, यानी जो जाइगोट है, अब उस जाइगोट को यूट्रस ने इतनी मेहनत से जो एंडोमेट्रियम लेयर उसके न्यूट्रिशन के लिए तैयार करके रखी है, उसकी सेफ्टी के लिए, जाइगोट को जाके उसमें एम्बेड भी तो होना है ना, उसमें मतलब जाके एंटर होना है, उसकी वॉल के अंदर समाना है, तो वो कैसे होगा। अब सबसे पहले इम्प्लांटेशन में ये देखो होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो सिंगल सेल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ओवा था, ये स्पर्म आया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट सिंगल सेल था जो पहले 2 सेल कंडीशन में आएगा, फिर 4 सेल कंडीशन में डिवाइड होता जाएगा, फिर 8 सेल कंडीशन में आएगा, फिर उसके बाद एक 16 सेल कंडीशन में आता है जिसे हम सॉलिड मोरुला, एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का, उसको बोल देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जाइगोट के अंदर एक स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है जिसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, साइज ऑफ द सेल्स नहीं बढ़ता। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे साइज एक ही है, बस नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ रहे हैं, ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। ठीक है, और क्लीवेज डिवीजन की जो डॉटर सेल्स होती हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो हम अपनी जहाँ पे बात कर रहे थे, मोरुला की बात कर रहे थे, ये जो मोरुला है ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये एक होलो ब्लास्टुला है। ठीक है, क्या है, एक खाली ब्लास्टुला है। इसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी 2 वे में अरेंजमेंट होती है। कुछ सेल्स जो हैं जो कि मैं आपको भी अगले उसमें यहाँ दिखाती हूँ। क्या होता है कि कुछ जो सेल्स हैं मोरुला के अंदर वो बाहर, मतलब मोरुला स्टेज का नाम है, उसके अंदर जो ईच इंडिविजुअल सेल्स है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। अभी पढ़ा था हमने कि क्लीवेज के डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये जो ब्लास्टोमियर्स जो ये सेल है ना, ये 2 फॉर्म में अरेंज होते हैं। पहली फॉर्म जो है ये एक आउटर लेयर की फॉर्म में अरेंज है जिसे हमने बोला है ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अलावा कुछ जो सेल्स हैं वो अंदर एक इनर सेल मास की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और ये जो है पूरी कैविटी है जिसे हमने बोल दिया ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर था, आया समझ। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो था मोरुला हुआ, डेवलपमेंट होके फिर ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है क्या करेगा, इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो थी ना वो जाके एंडोमेट्रियम से अटैच होगी। एंडोमेट्रियम कहाँ किसकी है, यूट्रस की वॉल। तो ये देखो यहाँ पे जाके ये अटैच हुआ, और अटैच होके जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियो की स्टेजेस में ग्रो करता जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम के सेल्स है वो बहुत जल्दी डिवाइड करके जो ब्लास्टोसिस्ट था, जो हमारा ब्लास्टुला था, उसको पूरी तरीके से कवर करके इट रिजल्ट्स इन द कंप्लीट एम्बेडमेंट ऑफ ब्लास्टुला इनसाइड द
एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो वो पूरे तरीके से कंप्लीटली उसके अंदर समा जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इस इम्प्लांटेशन के बाद ही बोला जाता है कि प्रेगनेंसी शुरू हुई है, ठीक है, जब जो हमारा ब्लास्टोला है वो एंडोमेट्रियम में एम्बेड कर चुका है। सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो गई तो इट इज़ नॉट प्रेगनेंसी। अगर वो यूट्रस की वॉल में पहुंच गया है अच्छे, अब पूरी तरह से सेटल है ग्रो करने के लिए, तभी हम बोलते हैं कि भाई इट हैज़ लेड टू प्रेगनेंसी। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स दे सकते हो कि यहाँ पर ओविनरी ने एग रिलीज करा, फिर यहाँ पे वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना, यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, फिर उसके बाद 2 सेल 4 सेल 6 सेल 8 सेल ऐसे डिवीजन होती गई। 6 सेल नहीं होता है, सॉरी 2 4 8 होता है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, ब्लास्टोला बना और ये जाके जो एंडोमेट्रियम के लेयर में हो गया, ठीक है। ये दिख रहे हैं ब्लास्टोला मोरुला डिवीजन जो होती है, क्लीवेज होती है, उसकी डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ब्लास्टोमियर्स डिफरेंशिएट हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल में, जो कि एक्चुअली में ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोला की ही स्ट्रक्चर की डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रेगनेंसी। होता क्या है जब इम्प्लांटेशन होती हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन में क्या है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करता है जो कि पूरी की पूरी यूट्रस की टिश्यू को और जो यूट्रस के अंदर ब्लड है उसको सराउंड करते हैं। ऐसी प्रोजेक्शंस को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाय या फिर प्लेसेंटल विलाय। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो रही हैं यूट्रस की लेयर पे, है ना। डायग्राम को देखो, दिख रहा है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे। तो ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जाती हैं यूट्रस की वॉल पे। अब ये जो यूट्राइन टिश्यू है ये बहुत अच्छे तरीके से एक इंटरडिजिटेड हो चुका है। इंटरडिजिटेड का मतलब है दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ बांध दो, ठीक है, तो खुलने का स्कोप नहीं है ना। तो वही होता है कि ये पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल बहुत जॉइंट, काफ़ी क्लोज एसोसिएशन फॉर्म कर चुका है कोरियोनिक विलाई के साथ। और फिर ये एक स्ट्रक्चर को राइज देता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाती है डेवलपिंग एम्ब्रियो की और मैटरनल जो थी, यानी जो मदर थी और जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है उसके बीच की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है वो न्यूट्रिशन का है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैटरनल ब्लड से, मदर की बॉडी के ब्लड से ही जो न्यूट्रिशन है वो डिफ्यूज़ होके कहाँ जाता है, जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके पास। फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, बेबी के लिए गैशियस एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का या CO2 का, वो भी किस में हो रहा है, प्लासेंटा की हेल्प से। फिर एक्सक्रीशन, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम बेबी, क्योंकि बेबी भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, प्लासेंटा के थ्रू ही पास ऑन होता है। ये जो प्लासेंटा है ये कई बार एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करना मतलब हार्मोन्स रिलीज करना, ठीक है। ये सबसे पहला हार्मोन एक रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये एक्चुअली में क्या करता है, ये हार्मोन जो है मेंटेन करता है तुम्हें याद है कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता था ताकि एंडोमेट्रियम की थिकनिंग डेवलप रहे। जब स्पर्म नहीं आता था तो वो डीजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस में बन जाता था, लेकिन अभी तो स्पर्म आ गया है तो क्या कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ होगा, नहीं हुआ। तो होता क्या है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको ये स्टिमुलेट करता है HCG हार्मोन और मेंटेन करवाता है प्रोजेस्टेरोन के लेवल को, ताकि एंडोमेट्रियम की जो थिकनिक है वो प्रेगनेंसी के एंड तक मेंटेन रहे, ठीक है। यूरिन का जब प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं जिसमें यूरिन का वो लोग टेस्ट करते हैं, तो यूरिन के अंदर ये HCG हार्मोन की प्रेजेंस या एब्सेंस ही कंफर्मेटरी टेस्ट देती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हार्मोन है विच इज़ HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है मिल्क सिक्रीशन के लिए और जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट इनिशिएट कराता है, क्योंकि अब बॉडी में बेबी है तो उसकी बाद में नरिशमेंट के लिए भी तो चाहिए ना मिल्क, तो वो उसको स्टिमुलेट करता है। फिर है प्लासेंटल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करते हैं, बस वही है, ओवरी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करी है उसके फंक्शन को ही असिस्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सन। ये रिलैक्सन क्या करता है, ये एक्चुअली में एक ओवेरियन और प्लासेंटल हार्मोन दोनों की तरह एक्ट करता है। और ये क्या करता है, जब फीटस पूरे तरीके से रेडी होता है तो उसकी पार्चुरेशन करना है, मतलब उस फीटस को बॉडी से बाहर एक्सपेल करना है जिसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। तो वो जो डिलीवरी का प्रोसेस है उसमें फैसिलिटेट करता है रिलैक्सिंग हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे पेल्विक गर्डल में
प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट करके कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है, उन जॉइंट्स के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको सॉफ्ट और रिलैक्स कराते हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन। और साथ ही साथ ये एक और हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, जो कि है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन भी बाद में पार्चुरेशन में यानी बेबी के डिस्पेल होने में बॉडी से हेल्प करेगा, और साथ ही साथ लैक्टेशन पर्पस से, लैक्टेशन क्या होता है, जो फीडिंग स्टेज है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, ये अम्बिलिकल कोड है प्लासेंटा की, जो कि बर्थ के बाद कट करते हैं। इस अम्बिलिकल कोड में कुछ स्टेम सेल्स भी होते हैं जो आजकल स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो कोई भी फंक्शन एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूट्रस की कैविटी है, ये जो है कुछ लिक्विड से फिल होती है, जिसको हम यॉक सैक या फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, बेबी के लिए सेफ्टी प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। और ये जो है यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स में एक प्लग होता है म्यूकस का। तो जब ये बोलते हैं ना कि डिलीवरी के टाइम पे वाटर ब्रेक हुआ है, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये सर्विक्स से वो म्यूकस रिलीज नहीं होता है, वाटर नहीं रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जो यहाँ दिख नहीं रहा है, नाम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट था वो तो एंडोमेट्रियम की लेयर में एम्बेड करने में हेल्प कर गया, जो इनर सेल मास था वो डिफरेंशिएट हो जाता है 3 जर्म लेयर्स में, और जो इस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला भी एक स्ट्रक्चर ही है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का। तो वो जो गैस्ट्रुला है उसमें क्या है, इनर सेल मास जो है, जो कि एक्चुअली में स्टेम सेल्स ही होते हैं, वो 3 जर्म लेयर्स बनाता है, और ये 3 जर्म लेयर जो हैं वो बाद में सेवरल ऑर्गन्स और बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्सटर्नल लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर, ठीक है। एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर लेयर होती है, और ये नर्वस और इंटेग्यूमेटरी सिस्टम को राइज करती है। जो मीजोडर्म होती है इट गिव राइज टू मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑर्गन्स जो भी बॉडी के बच जाते हैं, जैसे कार्डियक मसल सेल्स हो गया, स्केलेटल मसल्स, आरबीसी, स्मूथ मसल सेल्स, इन सबको राइज करता है। और जो एंडोडर्म है वो क्या करता है, इट गिव राइज टू द डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लंग सेल्स, इन सबको राइज करता है। तो ये आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, जो मैंने बताया था प्रेगनेंसी का पीरियड है। ये 9 मंथ्स के पीरियड में बहुत सारे चेंजेस और डेवलपमेंट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। इस चेंजेस में क्या होता है, एम्ब्रियो का हार्ट भी बनता, जब प्रेगनेंसी का 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। और वो जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट को डॉक्टर स्टेथोस्कोप से भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 महीने में ही हार्ट डेवलप हो जाता है। दूसरे मंथ के एंड तक आते आते उसके लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, यानी पैरों की और हाथ की फिंगर्स भी बन जाती हैं। 3rd मंथ के एंड में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो भी मोस्टली जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसके बॉडी के वो फॉर्म हो जाते हैं। 5 मंथ आते आते क्या होता है, फीटस मूवमेंट शुरू कर देता है, और उसके हेड पे हल्के हल्के हेयर की जो ग्रोथ होती है ना वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। 6 मंथ के एंड पे जो कि 2nd ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जो बॉडी है वो फाइन हेयर से, जो हम लोग बोलते हैं ना बॉडी हेयर है, उससे कवर हो जाती है। आईलिड्स जो हैं सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज भी उसकी फॉर्म्ड हो जाती हैं, ठीक है। और 9 मंथ के एंड तक जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी होता है फॉर डिलीवरी बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो अब वो बेबी पूरा डेवलप हो चुका है एंड इट इज़ रेडी फॉर दी कि भैया अब इसको एक्सपेल करो बॉडी से बाहर, क्योंकि अब वो इतना ग्रो हो चुका है कि बॉडी में स्पेस नहीं है उसको और ग्रोथ के लिए, तो अब उसको आना है बाहर। तो ये जो है हमारा प्रोसेस बन जाएगा पार्चुरेशन, ठीक है। एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस कॉजेज डिलीवरी और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। यूट्रस बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करता है, वो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो बाहर पुश करते हैं बेबी को, ठीक है। ये है पार्चुरेशन। ये जो है एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। होता क्या है, जब इसमें जो हमारा प्लेसेंटा था और जो फीटस जो क्या फुल्ली डेवलप हो चुका है, ये प्लेसेंटा और जो फीटस फुल्ली डेवलप फीटस जो है ये यूट्रस की वॉल के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जो कि एक सिग्नल जनरेट करती हैं, जिस सिग्नल को हम नाम देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। यानी फीटस को इजेक्ट करने के लिए जो रिफ्लेक्स आया है वो, ये रिफ्लेक्स क्या करेगा, ये पिट्यूटरी को जाकर उसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करो। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, ये यूट्राइन की जो वॉल है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करेगा।
और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा तो क्या होगा, यूट्रस की और वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन जो होने वाले हैं उनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बढ़ती जा रही है, होता क्या है, एंड में बेबी का एक्सपल्शन हो जाता है वेजाइना से अलोंग विद द प्लेसेंटा, और फिर प्लेसेंटा के अम्बिलिकल कोड को हम कट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये है पार्चुरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनिक डिस्चार्जेस आर ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और प्लेसेंटा इज कट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द बेबी, जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेट किया, ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और एंड में जाके बेबी डिलीवर हो जाता है। अब बेबी डिलीवर हो चुका है, अब इस बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, लैक्टेशन। होता क्या है, पार्चुरेशन के बाद यानी बेबी एक्सपल्शन होने के बाद जो मेमरी ग्लैंड्स है वो पूरे तरीके से डेवलप हो चुके हैं और उन्होंने जो है मिल्क का सिंथेसिस और सिक्रीशन शुरू कर दिया है कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में आके। वो कौन कौन से हार्मोन्स थे जिन्होंने मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया मिल्क फॉर्मेशन के लिए, प्रोलैक्टिन, HPLN, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो लैक्टेशन है इट बेसिकली हेल्प्स द मदर टू फीड द न्यू बोर्न। नाउ द मिल्क सिक्रेटेड इनिशियली, फर्स्ट टाइम पे जो मिल्क सिक्रेटेड होता है इट इज़ येलोइश इन कलर और उसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और ये जो मिल्क है इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, स्पेशली एक एंटीबॉडी है IgA, ठीक है। ये जो IgA एंटीबॉडी है ये बहुत ही असेंशियल होती है न्यू बॉर्न बेबीज़ को इन फ्यूचर जो भी रेजिस्टेंस देनी होती है डिजीज़ के लिए वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये इनेट इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ इनहेरिट होती है। तो पुराने टाइम में इसे, क्योंकि ये येलो कलर का लिक्विड होता था तो इसको ख़राब समझ के जो है फीड नहीं कराया जाता था और फेंक दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में सबसे जो बोला जाता है ना कि फर्स्ट मिल्क बहुत ज़रूरी है, तो वो इसी कोलोस्ट्रम की वजह से ये कोलोस्ट्रम इसी वजह से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एक जो है IgA करके क्या निकल रही है, यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी की एक बॉडी निकल रही है, एंटीबॉडी। अच्छा मैं एक वो भूल गई, प्लेसेंटा में हमने एक फंक्शन पढ़ा था इम्यूनिटी का, ठीक है। तो प्लेसेंटा के अंदर भी मदर की बॉडी से एक एंटीबॉडी पास होते हैं जिसे हम बोलते हैं IgG। तो दो तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर से पास होती है, एक तो है IgG जो कि प्लेसेंटा से डिफ्यूज़ होकर जाती है और एक है IgA जो कि लैक्टेशन के उससे डिफ्यूज़ होकर जाती है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है एंड आई होप ये आपको क्लियर हो। इसको एक बार पढ़ लेना, नोट्स का PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी, PPT भी सेंड कर दूँगी, तो रीड कर लेना। कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो मुझे बता देना। दूसरी बात, इसके बाद हमारा इस यूनिट का 4th चैप्टर बचता है विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको भी मैं PPT की उससे ही बनाकर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और थैंक यू देखने के लिए एंड आई होप ये आपको क्लियर हो। सो थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे।